हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स वाला। मैं हूं यशवंत पवार। हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को डिटेल के अंदर। ठीक है, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सुप्रिया, डेबू, वेरी गुड आफ्टरनून। अब थोड़ा कमेंट आप लोगों के दिखने लग जाएंगे, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। सब लोग एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो और बुला लो सब लोगों को। लाइव ही आपको क्लासेस अटेंड करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। मोहित सिंघानिया, ऑल माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। गुड आफ्टरनून, राधे राधे अक्की, गुड आफ्टरनून नरेंद्र नाथ, कैसे हैं आप? प्रणाम, बहुत ही बढ़िया है। हर्षित, बहुत बढ़िया है। आप लोग बताओ कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून खुशबू, दीपक, अमित, राधे 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 राधे। बहुत ही बढ़िया है दीपक, बहुत ही बढ़िया है। आप लोग कैसे हो जल्दी से बताओ। वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाओ सब लोग आ जाओ जल्दी से। क्लास को आज बढ़िया तरीके से कवर अप करेंगे। सब लोग जितने भी प्रेजेंट हैं सब लोग एक बार मैसेज कर देंगे। जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सब लोग एक बार मैसेज ड्रॉप कर देंगे, ताकि मुझे पता चले कितने लोग जो हैं, कितने स्टूडेंट जो हैं वो रेगुलरली क्लास को कर रहे हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून अक्षय, गुड आफ्टरनून रंजना, उमेश, आदर्श सिविल, ब्लेसिंग्स आर विद यू। हर्षित पान सर, कल का रिवीजन करवा देना एक बार प्लीज। कल का रिवीजन करना है। बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। बढ़िया है सर, हम भी। चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया है। ठीक है, सीपेज एनालिसिस की हम बातचीत कर रहे थे कल। ठीक है, सीपेज एनालिसिस की हम बातचीत, सॉल्व में टेबल्स याद करने का कोई सोल्यूशन। टेबल्स अक्की देखो, टेबल्स को याद करना है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, तो बेसिकली आप लोगों को टेबल्स को प्रैक्टिस, क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो आपकी तबीयत ठीक है सर आपकी? हाँ, तबीयत थोड़ी डाउन है आज तबीयत थोड़ी डाउन है एक्चुअली। कल एक्चुअली किसी फ्रेंड के मेडिकल इमरजेंसी थी, तो उसके वहाँ गए थे हम लोग, तो फिर रात को सही से सो नहीं पाए, और उस वजह से आज तबीयत थोड़ी डाउन है। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं अभी 2 घंटे क्लास में क्या एनर्जी रहती है, उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आपकी इवनिंग की क्लास होगी, देखता हूँ या तो उसको अगर थोड़ी एनर्जी बची और उतनी अगर ताकत रही, अगर मेरे में ताकत थोड़ी सी भी रही खड़े रहने लायक, तो बिल्कुल वो क्लास पूरी लेंगे हम लोग। और नहीं तो जैसा भी अपडेशन होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन अभी की जो क्लास है इसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। अभी तो मैं आ गया हूँ ऑफिस, तो आज तो क्लास होगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये वाली क्लास तो बिल्कुल तरीके से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। गुड आफ्टरनून प्रतीक, वेरी गुड आफ्टरनून। आज लग रहा होगा आप लोगों को भी, लग रहा होगा सर थोड़े डाउन कैसे हो इस समय? वैसे तो एनर्जेटिक रहते हो, है ना? लग रहा होगा ना, फील आता है उस चीज़ से। मुझे भी फील आता है जब आप लोगों के कमेंट्स भी देखता हूँ, तो मुझे भी फील आता है कि आज थोड़े कमेंट्स में आज डाउन डाउन है, आज बच्चे रिवाइज करके नहीं आए हैं चीज़ों को। और जब जोश दिखता है तब जोश पता चलता है, आज बच्चों के जोश बहुत है। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो शुरू करते हैं सीपेज एनालिसिस को। सीपेज एनालिसिस की हम लोगों ने बातचीत करी थी। देखो, सीपेज एनालिसिस के अंदर बेसिकली मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। सीपेज एनालिसिस थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे देता हूं मैं सीपेज एनालिसिस का। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं सीपेज एनालिसिस का, उसके बाद हम फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे बढ़िया से सब टॉपिक को लेके। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हमारे पास हैं, इन सारे टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से, और फर्दर क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से कॉन्सेप्ट है, उनको बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। आई होप अभी तक का सीपेज एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो, सीपेज एनालिसिस का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, जब कोई भी फ्लूइड कल रिवीजन नहीं हो पाया सही से, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लो। ठीक है, ठीक है, आप एक बार ओवरव्यू ले लो थोड़ा सा, उसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट जो फर्दर टॉपिक्स हैं। अब देखो, सीपेज के अंदर हमें बेसिकली जब भी सीपेज को रिवाइज कर रहे हो, जब भी सीपेज को समझने की कोशिश कर रहे हो, एक बात को जरूर ध्यान रखना कि पूरे सीपेज एनालिसिस के अंदर आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, वो ये कि पानी जो है वो प्रेशर लगाएगा सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वाटर जो फ्लो करेगा, ठीक है, वाटर जो फ्लो करेगा वो बेसिकली सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो ये कहलाता है सीपेज का प्रेशर। अब जो सीपेज प्रेशर है, ये अगर सीपेज प्रेशर का बेसिकली जो डायरेक्शन होगा, वो सीपेज फोर्स या सीपेज प्रेशर का डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग ही होता है, ये हमें पता है। तो सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर ये प्रेशर जो लगा रहा है, ये प्रेशर जब लगाएगा तो इसका डायरेक्शन के ऊपर बहुत चीजें डिपेंडेंट होंगी। तो डायरेक्शन के ऊपर जब काफी सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं, इसका मतलब है कि 3 तरह की कंडीशंस आपके पास आ जाती हैं। कौन कौन सी कंडीशन सर? पहला आपके पास नो फ्लो कंडीशन, जब कोई फ्लो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपके पास है कौन सा? जब आपके पास डाउनवर्ड फ्लो कंडीशंस होंगी। और तीसरी आपके पास अपवर्ड फ्लो कंडीशन। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम ये चीज देख के चलते हैं कि कोई भी फ्लूइड जो सॉइल के अंदर से फ्लो होगा वो टर्बुलेंट तो नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास लैमिनार रहेगा। ठीक है, वो लैमिनार फ्लो रहता है इस वजह से
तीन तरह के हेड डिफरेंसेस की वजह से बेसिकली आपका फ्लो हो रहा है। तो प्रेशर हेड, डेटम हेड और आपने देखा था कि वेलोसिटी हेड, जिसको काइनेटिक हेड भी आप बोलते हो। वेलोसिटी हेड जो आपके पास होता है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी हेड को नेग्लेक्ट कर दो, बचा के आपके पास प्रेशर हेड और डेटम हेड। सिंपल सिंपल चीजें हैं, मतलब बेसिक्स हैं, एक बार सोचोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस इसको पॉइंटर्स में ना अपने दिमाग के अंदर रखो कि सीपेज एनालिसिस है तो 4 पॉइंटर याद करते चले जाओ, 4 पॉइंटर होगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए था। तो ये आप एक कॉमन सेंस बन जाएगा आप लोगों के लिए और चीजें सारी एकदम क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या करना हमें, उसके बाद देखना सर हेड तो दो बेचे, इसका मतलब टोटल हेड आपके पास दो तरह से हो गया, प्रेशर हेड और डेटम हेड। दो तरीके से टोटल हेड आपके पास देखने को मिला। प्रेशर हेड कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर पीजोमीटर को लगा के। डेटम हेड कैलकुलेट करोगे कि डेटम से कितनी डिस्टेंस है। ये आपका डेटम हेड हो गया। ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे जाओगे नेगेटिव। डेटम से ऊपर तो पॉजिटिव, डेटम से नीचे तो नेगेटिव। ये वाली सारी बातें हमने कर ली थी। तो डेटम हेड हर एक पॉइंट पे प्रेशर हेड अलग अलग फ्लो कंडीशंस के लिए आप लोगों ने कैलकुलेट की। ये बात बहुत ऑब्वियस ही है कि अगर कोई फ्लूइड सॉइल के अंदर से पास करेगा और सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर धक्का लगाएगा, अगर पार्टिकल्स के ऊपर धक्का लगाएगा, ठीक है, तो उसका मतलब है कि पार्टिकल के अरेंजमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर पार्टिकल के अरेंजमेंट को थोड़ा बहुत भी चेंज करने की कोशिश किया, इसका मतलब है सीधा सीधा आप उसके नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस के ऊपर असर डाल रहे हो। अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस के ऊपर असर डाल रहे हो, इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि सर इफेक्टिव स्ट्रेस से फर्क पड़ेगा। बस यही एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि सर इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने देखा नो फ्लो कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन थी तब आपके पास इंक्रीज कर रहा है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन है तब डिक्रीज कर रहा है। अब अपवर्ड फ्लो कंडीशन में डिक्रीज और इंक्रीज कहां से करता है? H इंटू गामा डब्ल्यू। इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, H इंटू गामा डब्ल्यू से डिक्रीज इंक्रीज वाला क्वेश्चन है। सिंपल सवाल स्टेटमेंट में भी पूछ लिया था और कभी कभी वैल्यू भी पूछ ली जाती है आप लोगों से। तो H इंटू गामा डब्ल्यू इंक्रीज करेगा, H इंटू गामा डब्ल्यू डिक्रीज करेगा। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में H क्या होता है? जो हेड लॉस हो चुका है। अपवर्ड फ्लो कंडीशन में H क्या होता है? जो हेड लॉस होने वाला है। दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई वो सारी चीजें। तो ये सारी कंडीशन हमने देखी। अपवर्ड सीपेज कंडीशन की जब मैं बात करूंगा तो अपवर्ड सीपेज कंडीशन के अंदर जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है तो वहीं पर हमने क्विक सैंड कंडीशन पढ़ी थी, जो बॉइलिंग कंडीशन या फ्लोटिंग कंडीशन कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका बॉयंट वेट और सीपेज फोर्स, एक इक्वेशन बनाई थी, बॉयंट वेट प्लस सीपेज फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है, बॉयंट वेट प्लस माइनस सीपेज फोर्स डिवाइड बाय एरिया, डाउनवर्ड और अपवर्ड की थी ये इक्वेशन। तो वहीं से आपने क्या किया, पूरा उसको बढ़िया तरीके से देख लोगे कि जितना बॉयंट वेट है अगर उतना ही सीपेज फोर्स लगा तो दोनों आपस में बैलेंस आउट हो गए, नेग्लेक्ट हो गया। इसका मतलब सॉइल ऐसा लगेगा जैसे उबल रही है, जैसे सॉइल फ्लोट कर रही है। इसको फ्लोटिंग कंडीशन, बॉइलिंग कंडीशन या क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं। तो ये क्विक सैंड कंडीशन हो गई सर। क्विक सैंड कंडीशन पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लोगे तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालते हो तो गामा सबमर्ज डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू कर दोगे। ये इसको अगर फॉर्मूले में पुट करोगे तो G माइनस 1/1 प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्विक सैंड कंडीशन से बचना है तो आई शुड बी लेस देन आईसीआर। आई शुड भी हमेशा लेस देन आईसीआर होना चाहिए। आई को अगर लेस देन आईसीआर रखना है, शीट पाइल प्रोवाइड कर दो। शीट पाइल प्रोवाइड नहीं कर सकते, सरचार्ज प्रोवाइड कर दो डाउनस्ट्रीम के अंदर। दोनों चीजें हो गई। पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो गया क्या? देख रहे हो किस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट कनेक्ट करके कंप्लीट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंटर्स, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, कोई भी टॉपिक उठाओ, पॉइंटर बना लिया करो। ये 4 पॉइंट इसके आसपास घूमना है। बाकी सारी सिर्फ कहानी होती है, किरदार सिर्फ 2 या 3 होते हैं। ठीक है, तो उस किरदार के आसपास ही कहानी घूम रही होती है, तो किरदार पकड़ना सीखो कि ये 2-3 पॉइंट है, इनके आसपास सीखोगे। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो हो गया आपका रिवीजन, एक छोटा मोटा रिवीजन है जिसको मैंने बता दिया आपको किस तरह से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और टॉपिक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने दिए नहीं थे कल, क्योंकि कल वहां तक हो नहीं पाया था जहां आपको क्वेश्चन जनरली न्यूमेरिकल बन पाए या न्यूमेरिकल दिए जाएं। ठीक है, वहां तक सीपेज एनालिसिस कवर नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, आज देखते हैं। आज काफी सारे क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा ताकि वहीं से आप काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। उन्हीं के अराउंड ए और जेई के अंदर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके अलावा भी बुक्स वगैरह लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लगभग सारी कहानी यहीं पर है। चलो ठीक है, सीपेज एनालिसिस से हम शुरू कर रहे हैं वापस से। लेक्चर नंबर 2 है सीपेज एनालिसिस का। ठीक है, सीपेज एनालिसिस को देखेंगे, रिवीजन हम लोग साथ में कर चुके हैं। अब देखो, सीपेज एनालिसिस का लास्ट यहां से हमें शुरू करना था लाप्लास इक्वेशन से। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन। अब ध्यान से समझना पूरी इक्वेशन को बढ़िया तरीके से, एक बार में वन शॉट में पूरा क्लियर समझ लेना पूरी चीज को। देखो, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है सर? लाप्लास इक्वेशन ये होती है कि जब भी सॉइल मीडियम के अंदर, ध्यान से सुनो, जब भी सॉइल मीडियम के अंदर 2 डायमेंशंस के अंदर 2 डायमेंशनल फ्लो जब देखने को मिलता है, जब कोई भी सॉइल के अंदर 2 डायमेंशनल फ्लो देखने को मिलता है, तब उसको एनालाइज किया जाता है लाप्लास इक्वेशन से।
तब उसको एनालाइज किया जाता है लाप्लास इक्वेशन से। अच्छा, लाप्लास इक्वेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब फूरियर सीरीज वगैरह पढ़ते हैं, लाप्लास सीरीज पढ़ते हैं, लाप्लास एक्सपेंशन पढ़ते हैं, तो वहीं पर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह बनती हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, वहां पर आपने लाप्लास के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो सॉइल मैकेनिक्स की बात करेंगे, वहां की बात सॉइल मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहली बात तो सिंपल है सर, कोई भी आपने सॉइल मीडियम उठाया, उस सॉइल मीडियम में अगर पानी जो है 2 डायमेंशन में फ्लो कर रहा है, 2 डायमेंशनल फ्लो है, तब उस फ्लो को एनालाइज करते हैं हम लाप्लास इक्वेशन से। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, लाप्लास इक्वेशन क्या काम आ रही है सर? लाप्लास इक्वेशन बेसिकली ये सिग्निफाई करती है कि हाइड्रोलिक लॉसेस कितने हो रहे हैं। अब हाइड्रोलिक लॉसेस किस तरह, हाइड्रोलिक का मतलब पानी से है, लॉसेस का मतलब है बेसिकली जब पानी फ्लो करेगा, अगर एक्स डायरेक्शन में फ्लो करता है और वाई डायरेक्शन में, मान लो मैंने 2 डायरेक्शन मानी है, एक्स और वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, तो एक्स डायरेक्शन में जो फ्लो करेगा तब उसका कुछ ना कुछ लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम होगा, उसको ट्रैवल करते करते वहां पर कुछ ना कुछ लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन में जाएगा तब भी कुछ लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो ये होते हैं हमारे पास हाइड्रोलिक लॉसेस। ठीक है, जब पानी मूव करता है सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। कल भी हमने वो चीज देखी थी डिटेल के अंदर, जब फॉर्मूला बनाया था उसका, एक एग्जांपल लेके मैंने एग्जांपल लेके बताया था, थोड़ा टिल्ट करके उसको, और बताया था कि 2 के बीच में किस तरह से हेड लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, वो चीज आपको क्लियर हुई होगी वहां से भी। तो यहां पर क्या होगा कि बेसिकली आपके पास, ठीक है, फ्लो नेट में पढ़ा था, फ्लो नेट तो पढ़ेंगे अभी, फ्लो नेट तो पढ़ेंगे हर्षित अभी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास हाइड्रोलिक लॉसेस की वजह से आपको चीजें देखने को मिलती है, या हाइड्रोलिक लॉसेस को एनालाइज करने के लिए लाप्लास इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब यहां से क्लियरली देखना क्या लाप्लास इक्वेशन है और किस तरह से है, और पहले इन 2 पॉइंट्स को भी हम साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है आपके पास, सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हेन ध्यान से देखो इसको साथ साथ, कि व्हेन वाटर फ्लोज in the soil medium, when water flows in the soil medium in two-dimensional way, then it is analyzed by लाप्लास इक्वेशन। तब इसको हम एनालाइज किससे करते हैं सर? तब हम इसको एनालाइज करते हैं लाप्लास इक्वेशन से। ठीक है, यहां तक की बात ठीक है, ये पहला पॉइंट बताया था मैंने आपको। सेकंड पॉइंट क्या था सर इसके अंदर? सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये था कि लाप्लास इक्वेशन बेसिकली सिग्निफाइज द, ये क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाइज द हाइड्रोलिक लॉसेस, बेसिकली सिग्निफाइज द हाइड्रोलिक लॉसेस occurring in the soil medium, तो सॉइल मीडियम में जो हाइड्रोलिक लॉसेस होंगे उसको एनालाइज करने के लिए जनरली ये काम आता है। अच्छा, एक बात देखना, 2 वर्ड्स में आपको बताऊंगा, दोनों वर्ड्स के मतलब आपको समझने हैं, क्योंकि बार बार ये वर्ड बार बार यूज होंगे। एक वर्ड होता है आइसोट्रॉपिक, दूसरा होता है एनआइसोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है सर? आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्टिकुलर मीडियम की जब हम चेक करेंगे, अगर किसी एक डायरेक्शन के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज बराबर आ रही हैं, तब वो कहलाता है आपके पास आइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब सर, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब है आपके पास, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब है कि यहां पर सॉइल मीडियम के अंदर अलग अलग डायरेक्शंस में आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि दोनों, मतलब हर डायरेक्शन के अंदर, यहां पर किसी एक डायरेक्शन देखोगे तो अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, ये वाली प्रॉपर्टीज, और किसी और डायरेक्शन देखोगे तो वो वाली प्रॉपर्टीज भी आपके पास सेम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि ये सॉइल मीडियम है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि सर ये तो हमारे पास सॉइल मीडियम है इस तरह से, ठीक है, इफ दिस इज अ सॉइल मीडियम, ये आपके पास सॉइल मीडियम है। अगर मैं यहां पर परमिबिलिटी की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल परमिबिलिटी को अभी तक हमने रिप्रेजेंट किया है किससे? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी से रिप्रेजेंट किया है। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर, एक्स डायरेक्शन अंदर कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है kx, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूं कि y डायरेक्शन अंदर कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है ky। ये मैंने बोल दिया kx और ky। अब अगर बोलता हूं कि ये जो सॉइल मीडियम है ये आपके पास अगर आइसोट्रॉपिक होगा तो kx बराबर ky हो जाएगा।
अब समझ में आ रहा है आइसोट्रॉपिक का मतलब? किसका मतलब हो जाए के एक्स बराबर के वाई हो जाएगा कि अगर सेम प्रॉपर्टी को मैं अलग अलग डायरेक्शंस में भी देखूं या फिर एक ही डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज को भी देखूं, तब दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपके पास आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि दिस इज योर, इफ के एक्स इज इक्वल टू के वाई देन द सिस्टम विल बी, देन दिस इज आइसोट्रॉपिक। तब ये आपके पास आइसोट्रॉपिक कंडीशन है। तब ये आपके पास क्या है सर, ये हमारे पास है आइसोट्रॉपिक कंडीशन। ठीक है, ये आइसोट्रॉपिक कंडीशन होगी। सिमिलरली अगर क्या मैं ये बोल दूंगा कि अगर के एक्स और के वाई बिल्कुल अलग अलग होंगे, तो सिंपल सी बात है एन आइसोट्रॉपिक कंडीशन हो जाएगी, अपोजिट कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर हमारे पास, दिस विल बी योर एन आइसोट्रॉपिक कंडीशन, या फिर इसको आप नॉन आइसोट्रॉपिक भी कह सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं किसी किताब के अंदर नॉन आइसोट्रॉपिक भी लिखा हुआ है, वैसे एज सच इसको एनाइसोट्रॉपिक ही बोला जाता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी आप इसको नॉन आइसोट्रॉपिक भी बोल सकते हो। एक आध बुक के अंदर लिखा हो तो वहां से आप देख भी सकते हो उन चीजों को। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कि ये आइसोट्रॉपिक कंडीशंस हैं और ये एनाइसोट्रॉपिक कंडीशंस हैं। मैंने कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को रिलेट करके इसको बताया कि क्या कंडीशंस का मतलब होता है। अब यहां पर ध्यान रखना कि अगर मैं आइसोट्रॉपिक कंडीशन की बात कर रहा हूं, फॉर आइसोट्रॉपिक कंडीशंस, ठीक है, अगर मैं आइसोट्रॉपिक कंडीशंस की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोट्रॉपिक कंडीशन, जब आपके पास सब दोनों डायरेक्शन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी सेम है या कोई भी सॉइल की प्रॉपर्टी सेम है, उस केस के अंदर इन द केस ऑफ आइसोट्रॉपिक कंडीशन जो लाप्लास इक्वेशन आती है वो कुछ देखो इस तरह से आती है, डेल स्क्वायर एच बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। एक्स और वाई दो डायरेक्शन हो गए, एच क्या हो गया सर, एच हमारे पास हेड लॉस हो जाएगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो ये हो जाएगा हेड लॉस। तो ये इक्वेशन आती है लाप्लास की, अगर मैं बात करता हूं फॉर आइसोट्रॉपिक कंडीशंस, फॉर आइसोट्रॉपिक कंडीशंस। यहां तक बात क्लियर है सर, यहां तक बात सिमिलर है। अगर मैं बात करता हूं सर फॉर एन आइसोट्रॉपिक कंडीशंस, देखो अगर मैं बात करता हूं कि एन आइसोट्रॉपिक कंडीशंस की बात करें, फॉर एन आइसोट्रॉपिक कंडीशंस, तब ये यहां पे हो जाएगी कि के एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल स्क्वायर एच बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डेल स्क्वायर एच बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर क्लियरली समझ में आ रही है कि अगर ये एनआइसोट्रॉपिक की कंडीशन है और यहां के एक्स को के वाई के बराबर कर दूंगा तो क्या बन गया, वो आइसोट्रॉपिक कंडीशन बन गई क्या? तो के एक्स को के वाई के बराबर कर दोगे तब वो बन जाएगी आइसोट्रॉपिक कंडीशन। ठीक है सर, ये तो रिलेशन बता दिया आपने और दोनों बातें यहां पर कनेक्ट भी हो रही हैं। कौन सी दोनों बातें कनेक्ट हो रही हैं? पहली बात ये कनेक्ट हो रही है कि टू डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए, दो डायमेंशन ही हमें दिख रहे हैं सर, बिल्कुल करेक्ट बात है, टू डायमेंशनल फ्लो है। दूसरी बात ये भी कनेक्ट हो रही है कि हाइड्रोलिक लॉसेस को ये रिलेट कर रहा है, तो सही बात है, एच जो है वो आपके पास हाइड्रोलिक लॉसेस ही है, उसको कनेक्ट कर रहा है। अब इसको देख लेते हैं कि सर ये इक्वेशन आई कैसे, ठीक है, किस तरह से सॉइल मीडियम के अंदर इस इक्वेशन को डिराइव किया गया, लाया कैसे गया है, इसके बारे में एक बार बातचीत कर लेते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? मुझे बताओ एक बार, समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं लाप्लास को समझने के लिए? यहां तक बातें क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, यहां तक बातें क्लियर है क्या? यहां तक की बातें क्लियर है? बताओ एक बार जल्दी से। यहां तक की बातें क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पर, ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां पर, यहां हम देख सकते हैं सर कैलकुलेटिंग द लाप्लास इक्वेशन, क्या कर रहे हैं हम सर, यहां पर हम लाप्लास इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो कैलकुलेटिंग द लाप्लास इक्वेशन, कैलकुलेटिंग द लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन को आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो। ध्यान समझना पूरी चीज को, पूरे डेरिवेशन को ध्यान से समझना, ठीक है, पूरे डेरिवेशन को ध्यान से समझना, बढ़िया तरीके से एक बार में वन शॉट में क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है, वन शॉट में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, सब याद कर लेना आदर्श, अभी सब याद हो जाएगा। देखो यहां पर अगर मैं लाप्लास इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे फॉर एग्जांपल, तो देखो यहां पर मान लिया मैंने एक सॉइल मीडियम है, ये एक सॉइल मीडियम मान रहा हूं इस तरह से, ठीक है, इसको देखो इस तरह से मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सॉइल मीडियम है। ये क्या है सर, ये हमारे पास एक सॉइल मीडियम है, ठीक है, इस तरह से एक मान लेते हैं सॉइल मीडियम है। अब यहां पर देखो, लेट दिस बी अ सॉइल मीडियम, इस तरह से एक सॉइल मीडियम को मान लेते हैं।
ठीक है, देखा समझ में आ रहा है, ये एक सॉइल मीडियम हो गया। अब इस सॉइल मीडियम के अंदर क्योंकि 2 डायमेंशनल आपके पास फ्लो है, 2 डायमेंशनल फ्लो है, तो मान लिया फॉर एग्जांपल मान लिया कि यहां से कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आ रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, ये आपके पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया सर, इसको मैंने बोल दिया दिस इज बेसिकली वी एक्स, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा वी एक्स, यहां पर ये आपके पास हो जाएगा वी एक्स। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखता हूं, अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर देखूंगा तो मान लेता हूं ये आपके पास जो है ये वॉल्यूम जो यहां से एंटर कर रहा है दिस इज वी वाई इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर, ठीक है, ये आपके पास वी वाई हो गया। अब यहां पर एक बात समझो और कि ये जो एलिमेंट उठाया मैंने पूरे सॉइल मास में से, इस एलिमेंट को हम मान लेते हैं सर डेल्टा एक्स, क्या मान लें इसको सर मैं मान लेता हूं डेल्टा एक्स, ठीक है सर मान लिया। और ये जो एलिमेंट है मतलब इसकी जो ये हाइट आई है सेकंड डायमेंशन है, इसको हम मान लेते हैं डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स हो गया, ये डेल्टा वाई हो गया, क्लियर है सर। अब अगर कोई वॉल्यूम यहां से आपके पास आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, अगर कोई वॉल्यूम इस तरह से यहां पर आ रहा है तो ये तो इनसाइड वॉल्यूम है, ये तो इंटरनल अंदर वाला वॉल्यूम है, ठीक है, इनसाइड वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम को दिस इज द इनसाइड वॉल्यूम, और यहां पर आपके पास, ठीक है, यहां पर आपके पास देखो इसको क्या कर सकते हैं कि ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया। और यहीं से क्या कर सकते हैं कि अगर मैं डेल्टा एक्स एलिमेंट के आगे देखूंगा तो यहां पर देखो डेल्टा एक्स एलिमेंट के आगे मतलब ये है कि अगर आपके पास डेल्टा वी एक्स ये चेंज आ रहा है डेल्टा एक्स में, मतलब अगर आप डेल्टा एक्स आगे जाते हो और डेल्टा वी एक्स आपके पास अगर चेंज होता है, डेल्टा वी एक्स अगर आपके पास चेंज होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि टोटल डेल्टा एक्स के अंदर आपके पास चेंज होगा डेल्टा वी एक्स बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। यहां तक ये बात समझ में, यूनिटरी मैटर है बिल्कुल। तो डेल्टा एक्स के अंदर इतना चेंज होने वाला है, इसका मतलब है कि यहां पर आपके पास ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा वी एक्स प्लस डेल वी एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि सर यहां से यहां तक जब आ रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली वी एक्स और वी वाई क्या है, वी एक्स और वी वाई वेलोसिटीज है, वॉल्यूम नहीं है, ध्यान रखना। वॉल्यूम के टर्म में अगर करोगे तो लास्ट के अंदर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स को यूज नहीं कर पाओगे, तो इसको वेलोसिटीज के टर्म में हम करेंगे, ठीक है, दोनों टर्म में कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं वी एक्स जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, इसको मैं मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, जो पानी के अंदर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी से कंपेयर करके देखते हैं एक बार कि इक्वेशन बनती है या नहीं बनती है। और वी वाई को मैं देखता हूं सर दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन वाई डायरेक्शन, तो इसको मैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन वाई डायरेक्शन मान लेता हूं कुछ इस तरीके से। चलो ठीक है सर, यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर वी वाई आएगा तो यहां पर जो वॉल्यूम आएगा, ये वेलोसिटी आएगा, वो कितना आएगा देखो, वी वाई प्लस डेल वी वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई, यूनिटरी मैटर डेल्टा वाई के टर्म में आपको देखने को मिल रहा है यहां से, ठीक है सर। यहां पे पूरा एलिमेंट यहां पर सॉइल का समझ में आ रहा होगा कि सॉइल के एक एलिमेंट से पानी फ्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, दूसरा पानी फ्लो हो रहा है वाई डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटीज पता है, वेलोसिटीज के कंपोनेंट के बारे में पता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, वेलोसिटीज के कंपोनेंट पता है। अब यहां पर आप अप्लाई कर दो सॉइल के अंदर, किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर कंटिन्यूटी इक्वेशन को। सर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1V1 इक्वल टू A2V2, ये आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है, मतलब डिस्चार्ज जितना एंटर किया होगा उतना डिस्चार्ज बाहर भी निकला होगा इस एलिमेंट से, और जितना डिस्चार्ज इस डायरेक्शन से आया होगा उतना डिस्चार्ज यहां से भी बाहर निकला होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें करना पड़ेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन इस पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। मतलब यह है कि पूरा सॉइल मास था, उस सॉइल मास में से मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट उठाया है जो डेल्टा एक्स का है, यहां पर डेल्टा एक्स है और डेल्टा वाई का है, ठीक है, ये थिकनेस है इसकी। यहां पर देखा कि वेलोसिटी इस वाले फेस पे इतनी थी, यहां से बाहर आया तो इतनी है, यहां वेलोसिटी इतनी है, यहां से बाहर आया तो इतनी, इस तरह से आपने देखा इसको अलग अलग, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो कि अप्लाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो सर हम क्या करेंगे, हम यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, और देखते हैं कि किस तरह से ये फर्दर कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है सर, करके देख लेते हैं। यहां पर देखोगे तो अगर ये वेलोसिटी यहां पर आ रही है, ये किस एरिया से पास हो रही है, ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी जो आ रही है उसका रिलेवेंट एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है क्या। अब ये एरिया है तो दिस इज डेल्टा वाई, और यूनिट लेंथ अंदर मैंने मान ली है 1, यूनिट लेंथ कितनी मानी, 1 मान ली। तो ये पूरा एरिया कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कितना हुआ, ये वाला एरिया हो गया डेल्टा वाई
डेल्टा वाई इंटू 1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं करूंगा वेलोसिटी को, देखो एक इक्वेशन लिख रहा हूं, बताना बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। यहां से लिखो कि दिस इज एरिया इंटू वेलोसिटी, मतलब हो गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस यहां पर आ जाओ वी वाई, और वी वाई के अंदर एरिया कौन सा आएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, और ये होना चाहिए किसके बराबर, ये होना चाहिए किसके बराबर, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये आपके पास जितनी वेलोसिटी यहां से आ रही है, ये आपके पास वेलोसिटी आ रही है, और ये a1v1 इक्वल टू a2v2, और यहां पर अगर इस वाले फेस से निकल रहा है, इस वाले फेस से निकल रहा है, ये भी तो बराबर होना चाहिए टोटल डिस्चार्ज। तो इन दोनों टोटल डिस्चार्ज को यहां से भी इक्वेट कर दो, दैट इज vx प्लस डेल vx बाय डेल x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x, और एरिया हो जाएगा यहां पर भी सेम एरिया है डेल्टा y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहां से आप करोगे तो दिस इज बेसिकली vy प्लस डेल vy डिवाइडेड बाय डेल y मल्टीप्लाई बाय डेल्टा y, और यहां आ जाएगा आपके पास डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय 1, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है सर, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करके चीज को देख सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन यहां तक समझ में आई, कंटिन्यूटी इक्वेशन यहां तक क्लियर है कि ये इक्वेशन आप यहां बना सकते हो। अब इसको देखो फर्दर किस तरह से यूज करेंगे, फर्दर यूज करेंगे कि ये आपके पास हो गया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई प्लस वी वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, और यहां पर आपके पास आएगा वी एक्स प्लस डेल वी एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, और यहां आ जाएगा आपके पास डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस सिमिलरली सर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय डेल वाई, और यहां आ जाएगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये सब हो रहा है। अब क्या किया सर आपने, इसको हम ओपन अप करेंगे इस वाले पोर्शन को, वो तो सेम ही है, इस वाले पोर्शन को ओपन करो तो ये आ गया सिंपल सा, इधर आ गया, और ये आ जाएगा डेल वी एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, और ये बन जाएगा सर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर आके देखो, यहां आ जाएगा वी वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, प्लस इसको करके देखो डेल वी वाई, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओपन अप कर रहे हैं ब्रैकेट को, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया दिस इंटू दिस प्लस वी वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है सर, अब यहां पर देखो वी वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स है, दिस इज वी वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, तो ये बेसिकली आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां देखोगे तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर है। तो इधर हो गया जीरो, इधर हो गया जीरो। अब इसका मतलब है यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को कॉमन ले लो, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कॉमन ले लोगे तो यहां आ जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा सर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई, और इसको आप लिख दोगे कि डेल वी एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस डेल वी वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई। ये हो जाएगा सर हमारे पास, यहां तक की बातें क्लियर है, यहां तक की बातें क्लियर है। मतलब ये बन गया मेरे पास एक इक्वेशन, दैट मींस ये मेरे पास बन गया एक इक्वेशन। इसको आप फर्दर इस इक्वेशन को क्या ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, मैं इस फर्दर इस इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, डेल वी एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस डेल वी वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारे पास सर इक्वेशन बन गई है फाइनल, ये इक्वेशन बन गई यहां तक। अब यहां पर देखो ध्यान समझना इस चीज को, क्या समझना है सर, कि अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूं एक्स डायरेक्शन के अंदर, अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूं एक्स डायरेक्शन अंदर, तो ये आपके पास आएगा सर, ये आपके पास आएगा के एक्स इंटू आई एक्स, वेलोसिटी क्या हो गया, के एक्स इंटू आई, के इंटू आई वेलोसिटी होता है, तो ये आपके पास वेलोसिटी हो जाए। सिमिलरली वी वाई को मैं लिख सकता हूं सर के वाई मल्टीप्लाई बाय आई वाई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखो, आई एक्स जो आपके पास आ रहा है दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ मतलब हेड लॉस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस विल बी बेसिकली डेल एच बाय डेल एक्स, ये आपका लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम है और हेड लॉस आपके पास ऐसा आ रहा है। सिमिलरली इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो के वाई, और ये हो जाएगा सर डेल एच बाय डेल वाई, क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को उठाओ, पटको इसके अंदर पटक दो फटाक से। तो देखो यहां पर आपके पास आ जाएगा सर डेल वी एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस डेल वी वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, और यहीं पे मैं क्या कर दूंगा,
डेल बाय डेल एक्स, और वी एक्स क्या है आपके पास, वी एक्स है के एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल एच बाय डेल एक्स। तो के एक्स को मैं बाहर ले लेता हूं और ये हो जाएगा डेल एच बाय डेल एक्स। सिमिलरली के वाई को यहां बाहर ले लो, डेल बाय डेल वाई आ जाएगा, और यहां आपके पास आ जाएगा अंदर डेल एच बाय डेल वाई, और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सर, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो ये आ गया डेल स्क्वायर एच बाय डेल एक्स का स्क्वायर, और ये बन गया के वाई मल्टीप्लाई बाय डेल स्क्वायर एच बाय डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एंड दिस इज बेसिकली योर लाप्लास इक्वेशन। ये बन गई है सर लाप्लास इक्वेशन फॉर एन आइसोट्रॉपिक कंडीशन। तो इक्वेशन याद करने की जरूरत पड़ी क्या? कोई याद जरूरत नहीं पड़ी। आपने क्या किया, सिंपल सा एक एलिमेंट उठाया, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दी। इतने से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई फॉर्मूला याद करने की लाइफ में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सा। तो यहां पर क्या कर सकते हो, तो ये बेसिकली क्या आ गए, दिस इज द इक्वेशन फॉर, दिस इज लाप्लास इक्वेशन, दिस इज लाप्लास इक्वेशन फॉर एन आइसोट्रॉपिक मीडियम। तो ये लाप्लास इक्वेशन है आपके पास, किसके लिए है सर, ये एन आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए है। अगर सिमिलरली, ठीक है, अगर सिमिलरली डेल भी होगा सर, कहां है डेल, लगाया तो है सब जगह, लगा तो दिया, सब जगह लगा दिया, डेल स्क्वायर है डेल वाई सब बराबर तो है, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम, इसका मतलब है सर सिंपल है, यहां से आगे की कहानी तो हमें पता ही है कि अगर आइसोट्रॉपिक मीडियम होगा तो इसी इक्वेशन में के एक्स को के वाई के बराबर कर दो, तो ये वाली इक्वेशन हम जो पहले देख रहे थे वही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, डेल स्क्वायर एच बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। एंड दिस इज द लाप्लास इक्वेशन जो दो डायरेक्शन के अंदर लेते हैं। कहां पर ऊपर, कहां पर, किस जगह, जल्दी बताओ। डेल वी एक्स सेकेंड लास्ट लाइन में, सेकेंड लास्ट लाइन, ये वाली लाइन, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स, वी एक्स आएगा डेल एच बाय डेल एक्स प्लस के वाई डेल बाय डेल वाई डेल एच बाय डेल वाई। तो सही तो लिखा है इसको, डेल स्क्वायर एच, इस डेल एक्स का डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स, तो डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया, डेल मल्टीप्लाई डेल, डेल स्क्वायर एच, यहां पर क्या आ जाएगा, डेल वाई मल्टीप्लाई बाय वाई डेल वाई का होल स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट लिखा है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अरे तबियत खराब है, दिमाग थोड़ी है, तबियत थोड़ी खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन माइंड तेज चलता है हमारा। बिल्कुल सही लिखा है हर्षित, है बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो ये लाप्लास इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, दिस इज द लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द लाप्लास इक्वेशन दैट इज विल बी क्लियर। अब होता क्या है सर, ध्यान ध्यान से समझना। अब ये जो लाप्लास इक्वेशन है, ये जो लाप्लास इक्वेशन आपके पास आती है, सही है सब, बिल्कुल। अब ये जो लाप्लास इक्वेशन हमारे पास आती है, इस लाप्लास इक्वेशन एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? ये एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है सर, बिल्कुल हमें दिख रही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जब सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं तब दो लाइंस निकल के आती हैं, एक निकल के आएंगी, मतलब दो इक्वेशंस निकल के आएंगी लाइंस की। एक आपके पास होती है फ्लो लाइंस और दूसरी होती कहलाती है इक्विपोटेंशियल लाइंस। इसका मतलब है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग द फ्लो नेट। और फ्लो नेट जो होता है वो फॉर्म होता है फ्लो लाइन से और इक्विपोटेंशियल लाइन से, और वो आई कहां से, इसी के सॉल्यूशन से। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसको देख, बाय द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आई है, तो बाय द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टू लाइंस आर ऑब्टेन। देखो दो लाइंस ऑब्टेन करी जाती हैं यहां से ना, टू लाइंस आर ऑब्टेन, दो लाइंस यहां से ऑब्टेन होती हैं। एक होती है आपके पास फ्लो लाइन, वन इज योर फ्लो लाइंस, और दूसरी होगी वन इज योर फ्लो लाइन, और सेकंड होगी योर इक्विपोटेंशियल लाइंस। वन इज योर फ्लो लाइन और सेकंड इज योर इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। सर फ्लो लाइन क्या होती है, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, दोनों के बारे में ध्यान से सुनना। उसके बाद इसके सॉल्यूशन, मतलब फ्लो नेट जब बनाएंगे, उस फ्लो नेट में और डिटेल के अंदर बातचीत करेंगे इनकी।
फ्लो लाइंस का मतलब होता है जब कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी सॉइल मीडियम के अंदर, तो वो जो पाथ फॉलो करता है, वो पाथ को अगर कनेक्ट कर दोगे तो दैट विल बी योर फ्लो लाइन। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन द सॉइल मास, विद इन द सॉइल मास, उस लाइन को हम बोलेंगे फ्लो लाइन। क्लियर है, सिंपल सी बात है कि जिस डायरेक्शन, जिस लाइन पर पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं उसको हमने बोल दिया फ्लो लाइन। तो देखो फ्लो लाइन की डेफिनेशन, जनरली फ्लो लाइन की डेफिनेशन ये हो जाएगी सर, फ्लो लाइन का मतलब ये हो जाएगा, फ्लो लाइन्स मींस, flow line means it is it is the path of the, it is the path of the, it is the path of the water molecules, it is the path of the water molecules flowing within the soil mass, it is the path of the water molecules flowing within the सॉइल मास, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं फ्लो लाइन। ठीक है, तो जिस पाथ को वाटर मॉलिक्यूल्स फॉलो कर रहे हैं और सॉइल मीडियम के अंदर फ्लो कर रहे हैं, उस लाइन को हम बोल देंगे फ्लो लाइन। और दूसरा हमारे पास है इक्विपोटेंशियल लाइंस। क्या होती हैं सर? सेकंड इज योर इक्विपोटेंशियल, सेकंड इज योर इक्विपोटेंशियल लाइंस। क्या होती है इक्विपोटेंशियल लाइन? ध्यान समझना कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपके पास जो हेड्स फॉर्मेशन है, जो टोटल हेड लॉसेस अगर दो पॉइंट के बीच में है, तो अगर सेम इक्विपोटेंशियल ड्रॉप वाले पॉइंट्स होते हैं या फिर सेम आपके पास हेड लॉस वाले पॉइंट्स होते हैं, उनको जब कनेक्ट करते हो तो वो जो लाइन बनती है दैट इज नोन एज योर इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्वी का मतलब क्या है? इक्वल। पोटेंशियल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर किसी भी लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए आपको हेड डिफरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर वहां पर आपके पास हेड डिफरेंस जो है वो बराबर बराबर एक ही लाइन के ऊपर, तो हेड डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर सेम हेड आपके पास आ रहा है, सेम हेड आ रहा है, कोई भी वहां पर क्या है, कोई भी वहां पर डिफरेंस नहीं है, इक्वी पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है हर एक पॉइंट का, इसका मतलब कहलाता है वो लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन। ठीक है, वर्ड्स को तोड़ के भी देख सकते हो तो बढ़िया तरीके से ज्यादा समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर लाइन जहां पर हर एक पॉइंट पर आपको जो हेड ऑब्टेन्ड हो रहा है वो हेड जो है वो सेम आए, तब उसको हम बोलते हैं क्या? दैट इज नोन एज योर इक्विपोटेंशियल लाइन। सो दीज आर द लाइंस, तो आप इसको ये बोल सकते हो कि दीज आर द लाइंस, these are the lines, these are the lines formed by joining the points of, formed by joining the points of equal head, joining the points of equal head, तो इसको हम बोलते हैं सर इक्विपोटेंशियल लाइन। तो एक हमारे पास हो गई सर फ्लो लाइन और दूसरी हमारे पास हो गई इक्विपोटेंशियल लाइंस। ठीक है, एक होगी हमारे पास फ्लो लाइन, दूसरी होगी इक्विपोटेंशियल लाइन। इन दोनों को यूज करके ही फ्लो नेट बनाया जाता है। इसका मतलब है लाप्लास इक्वेशन से डिराइव करके आप फ्लो नेट को डिराइव करते हो, तो दीज टू लाइंस आर यूज्ड टू मेक द फ्लो नेट। अभी देखेंगे किस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि दीज टू लाइंस आर combined together, these two lines are combined together to form a flow net, combined together to form a flow net। तो एक फ्लो नेट यहां पर बनाया जाएगा। तो ये भी आप कह सकते हो कि फ्लो नेट बेसिकली एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इस लाप्लास इक्वेशन का। ठीक है, तो फ्लो नेट के बारे में बातचीत करेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? बताओ, डेरिवेशन के साथ साथ यहां तक की बातें क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो मेरे को एक बार। डेरिवेशन के साथ साथ यहां तक की बातें क्लियर है क्या? यहां तक की बातें क्लियर है? उसके बाद पढ़ते हैं फ्लो नेट के बारे में बढ़िया तरीके से। जल्दी से बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है डेरिवेशन के साथ साथ? यहां तक की बातें क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर क्लियर, ओके। अब देखो यहां पर अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लो नेट। तो ठीक है, फ्लो नेट से पहले एक और चीज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं सर? एकदम पानी की तरह क्लियर है, बहुत बढ़िया। बस यही जोश होना चाहिए, यही जोश होना चाहिए बढ़िया तरीके से।
अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं लाप्लास इक्वेशन की, तो लाप्लास इक्वेशन के कुछ अजम्पशंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ध्यान रखना इस इक्वेशन को बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस को यूज किया गया है। क्या क्या अजम्पशंस होते हैं लाप्लास इक्वेशन के अंदर, और ये सब बेसिकली स्टैंडर्ड अजम्पशंस ही हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं होगा। तो अजम्पशंस यूज्ड इन लाप्लास इक्वेशन, assumptions used in लाप्लास इक्वेशन। बता देना ऐसा कोई भी assumption जो आपको पहले से नहीं पता हो, ऐसा कोई भी assumption बता देना जो पहले से नहीं पता हो। देखो सबसे पहले पहली बात मैं बताता हूं कि यहां क्या है, डार्सीज लॉ इज वैलिड। पता है क्या ये डार्सीज लॉ इज वैलिड, डार्सीज लॉ इज वैलिड। पता है, बिल्कुल सब पता है, डार्सीज लॉ वैलिड होता है। दूसरी बात बताओ, द फ्लो इज लैमिनार, फ्लो इज लैमिनार। बिल्कुल पता है सर, फ्लो लैमिनार होता है, तभी तो डार्सीज लॉ भी वैलिड हुआ। तीसरा देखो, सॉइल मास इज होमोजेनस, सॉइल मास इज होमोजीनियस। सॉइल मास आपके पास होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा, थ्रूआउट उसके वॉल्यूम के थ्रूआउट वॉल्यूम प्रॉपर्टीज आपके पास सेम रहती है, उसको कहते हैं होमोजीनियस मास। ठीक है, थ्रूआउट वॉल्यूम्स प्रॉपर्टी आपके पास सेम रहती है। नेक्स्ट क्या था सर, नेक्स्ट है कि सॉइल मास इज आइसोट्रॉपिक। इसके बारे में तो बातचीत कर ही ली है हमने। सॉइल मास आपके पास आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। ठीक है, सॉइल मास आपके पास आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। तो यहां तक की बातें क्लियर है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। नेक्स्ट देखो, सॉइल मास इज होमोजीनियस, सॉइल मास इज आइसोट्रॉपिक, लैमिनार, डार्सीज लॉ वैलिड है। ठीक है, डार्सीज लॉ वैलिड है। और जो आपके पास लिक्विड है, कौन सा लिक्विड, पोर के बीच में जो लिक्विड है, द पोर लिक्विड एंड सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। बताओ, ये भी कोई बोलने वाली बात है? ये भी बात हमें पता ही है कि दोनों आपके पास क्या होने चाहिए, दोनों आपके पास बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों आपके पास दोनों बराबर होने चाहिए। और बता दो, डायमेंशन जो फ्लो आएगा, द फ्लो इज टू डायमेंशनल, बिल्कुल सही बात है सर, ये भी हमने माना ही है कि फ्लो हमारे पास टू डायमेंशनल है, इसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे अजम्पशंस हैं, ये हमें पहले से ही पता होते हैं। ज्यादातर अजम्पशन हम पहले से ही पता थे, उन्हीं अजम्पशंस को यहां पर यूज भी किया गया है। लेकिन एक जगह लिखा हुआ रहेगा तो आप लोगों को याद रहेगा, एग्जाम में चीजें क्लिक करेंगी। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर, अभी आया हूं, क्लास कंटिन्यू करो, क्लास कंटिन्यू करो, जहां से मिले वहां से पढ़ाई करो, जहां ज्ञान बट रहा है वहां ज्ञान ले लिया करो। ठीक है, सब कनेक्ट कर पाओगे, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है गणेश, सब कनेक्ट हो जाएगा। सब कुछ चीज ही नहीं होगी जो समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो बिल्कुल assumptions आर ऑलवेज रॉन्ग, ऑलवेज नहीं उमेश, हमेशा गलत नहीं होते assumptions। ठीक है, कभी कभी गलत हो जाते हैं, हमेशा जरूरी नहीं assumptions गलत हो। चलो ठीक है, अब आ जाओ फ्लो नेट के ऊपर। क्या होता है फ्लो नेट का मतलब, थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोगों ने लगा दिया है। तो क्या मैं इस तरह से बोल सकता हूं इसको कि व्हाट इज द फ्लो नेट, फ्लो नेट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन। क्या मैं इसको इस तरह से बोला जा सकता है कि फ्लो नेट आपके पास होता है, फ्लो नेट एक तरह का क्या है, फ्लो नेट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन। अब कैसे, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन को जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो दो लाइन आई, दोनों लाइंस को आपने प्लॉट किया तो एक फ्लो नेट बन गया, तो वो पेपर के ऊपर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही हो गया। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि फ्लो नेट इज बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेफिनेशन के अंदर भी कि फ्लो नेट इज डिफाइंड एज the graphical representation, flow net is defined as the graphical representation of the Laplace equation। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन, इसी को हम बोल देते हैं सर फ्लो नेट। ये होता है हमारे पास फ्लो नेट। ठीक है, ये हमारे पास होता है फ्लो नेट। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं सर, नेक्स्ट हमें ये भी पॉइंट पता है कि फ्लो नेट जो आप है वो फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तो ये पॉइंट भी हम बिल्कुल यहां लिख सकते हैं कि फ्लो नेट इज फॉर्म्ड बाय combining flow lines and equipotential lines। ठीक है, by combining flow lines and equipotential lines।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये होती है कि प्रॉपर्टीज हमें समझनी है फ्लो नेट की। फ्लो नेट की प्रॉपर्टीज को समझेंगे तो एक एक करके जितनी भी प्रॉपर्टीज फ्लो नेट की हैं सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से यही समझ लेना। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट, व्हाट आर द, अभी तक तो एकदम सिंपल सिंपल चीजें चल रही हैं बढ़िया तरीके से। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट क्या होती है, इसको इसके बारे में डिटेल के अंदर बातचीत करते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट। अब ध्यान समझो, पूरी कहानी को मैं बताऊंगा, पहले कोशिश करो उसको विजुलाइज करने की। अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा है तो उसको याद करने की कोशिश करना, नहीं पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है, एकदम फ्रेश रहते हो तब दिमाग में, ठीक है। तो पूरा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करना, फिर डायग्राम से समझाऊंगा कि जो जो मैंने बोला है, जो जो पॉइंट्स बोले हैं वो डायग्राम पे किस तरह से दिख रहे हैं, फिर उसको यूज कैसे करते हैं, उस तरह से हम पूरे सीक्वेंस को लेके चलेंगे, ठीक है। उसका हम सीक्वेंस को लेके चलेंगे। अब यहां पर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट का मतलब क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट का मतलब है कि आपके पास, हमें ये पता है, पूरी कहानी सुन लेना ढंग से, हमें पता है कि ये फ्लो नेट जो बनता है वो बेसिकली दो लाइन से बनता है। एक आपके पास होगी फ्लो लाइन, एक आपके पास होगी इक्विपोटेंशियल लाइन। मतलब मान लिया ये आपके पास फ्लो लाइन है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो बहुत सारे पेन इस तरह से हैं और बहुत सारी उंगलियां इस तरह से हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा एक नेट की तरह, एक जाली की तरह बन जाएगा। एक धागा ऐसे जा रहा है, एक धागा नीचे जा रहा है, एक जाली की तरह बन गया, तो जाली की तरह बन जाएगा, उसको नेट बोला जाता है, क्योंकि पानी का फ्लो है तो फ्लो नेट बोल दिया गया इसको, ठीक है। तो पहली बात तो कॉम्बिनेशन हो रहा है फ्लो नेट, फ्लो लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन का। अभी जो फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। या आप ये बोल सकते हो दे इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, बात एक ही है। या फिर आप ये बोल सकते हो दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ये भी तो बात एक ही है, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री, तीनों बोलो, तीनों बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी सब फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस जो होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब जहां कटती हैं वो जब जिस एंगल पे कटेगी वो एंगल आपके पास 90 डिग्री रहेगा, जहां वो आपका परपेंडिकुलर रहेगा या ऑर्थोगोनल रहेगा। अब सब पहला पॉइंट तो समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो नेट बना है, ये जो फ्लो नेट आपके पास बनेगा, इस फ्लो नेट के अंदर जो फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस का जो नेट बन रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या इस तरह से, मतलब यहां पे बीच में, फॉर एग्जांपल अगर मैं रफ डायग्राम बनाता हूं तो मान लो आपके पास ये फ्लो लाइंस हैं और मान लो ये आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, ठीक है। इसके बीच में आपको जो ये देखने को मिल रहा है, ये बीच में जो ओपनिंग देखने को मिल रही है, ये बेसिकली एक तरह से क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके से आपके पास स्क्वायर होता है या फिर एलिमेंट्री स्क्वायर कह सकते हैं, मतलब यूनिट स्क्वायर आपके पास होता है ये, ठीक है। एक हम कह सकते हैं एक तरह से यूनिट स्क्वायर होता है, लेकिन ये यूनिट स्क्वायर होता है इन द केस ऑफ आइसोट्रोपिक कंडीशंस। आइसोट्रोपिक कंडीशन के केस में ये जनरली स्क्वायर रहता है। अगर मैं एन आइसोट्रोपिक कंडीशंस की बात करता हूं या फिर नॉन आइसोट्रोपिक कंडीशंस की बात करता हूं तब वहां पर आपके पास ये रहेगा रेक्टेंगल के फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, जनरली हम इसको एलिमेंट्री स्क्वायर्स मान के चलते हैं, ठीक है सर, यहां तक की बातें क्लियर है। अब हमारे पास देखो, अगर दो फ्लो लाइंस आपके पास जा रही हैं, क्या जा रही हैं, दो फ्लो लाइंस जा रही है, मान लिया ये एक फ्लो लाइन है और ये मान लिया दूसरी फ्लो लाइन है। अगर दो फ्लो लाइन जा रही है, इसके बीच का जो चैनल है इसको बोला जाता है फ्लो चैनल। दो फ्लो लाइंस के बीच का जो चैनल होता है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है फ्लो चैनल, ठीक है। दिस इज फ्लो चैनल। फ्लो चैनल का मतलब हो गया एक लाइन फ्लो लाइन ये है, एक फ्लो लाइन ये है। अब यहां से आपके पास ये जो पूरा दो फ्लो लाइन के बीच का पोर्शन होता है, इसी को आपने क्या बोल दिया, इसी को आपने फ्लो चैनल बोल दिया। क्या बोल दिया सर, दिस इज नोन एज योर फ्लो चैनल, ठीक है। ये एक और प्रॉपर्टी होगी। एक और प्रॉपर्टी ध्यान से सुनो यहां पर कि जो फ्लो लाइंस हैं और आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, उसके इंटरसेक्शन से ये जो ओपनिंग बन रही है, ये जो ओपनिंग बन रही है, ये जो स्क्वायर, जो एलिमेंट्री स्क्वायर बना या फिर फील्ड बना, इसको बोला जाता है फ्लो फील्ड। क्या बोला जाता है इसको सर, इसको बोला जाता है फ्लो फील्ड। मतलब ये इक्विपोटेंशियल, ये एक लाइन होगी फ्लो लाइन, ये भी एक फ्लो लाइन हो गई, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो इनसे जो ये इंटरसेक्शन होके बीच में एरिया बन रहा है, इसी को बोला जाता है फ्लो फील्ड, इसी को बोला जाता है फ्लो फील्ड। तो सर ये तो हो गया हमारे पास फ्लो फील्ड, ये हो गया सर हमारे पास फ्लो चैनल, ये हो गया हमारे पास फ्लो चैनल, ठीक है। तो दो आपके पास दो फ्लो लाइंस और दो इक्विपोटेंशियल लाइन के इंटरसेक्शन से बनने वाले एरिया को फ्लो फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लो फील्ड बोला जाता है। चलो ठीक है, यहां तक बात ठीक है सर। अब अगर यहां पर देखोगे, तो अगर मैं बात करता हूं इक्विपोटेंशियल लाइंस की, तो इक्विपोटेंशियल लाइंस के ऊपर अगर दो पॉइंट आप कंसीडर करते हो और दोनों पे अगर हेड को कैलकुलेट करोगे तो वह हेड हमेशा इक्वल आएगा। वो हेड हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइंस है। सिमिलरली अगर ऑन द फ्लो लाइन, मतलब अगर इक्विपोटेंशियल लाइंस आपके पास ये हैं, इस तरह से हैं, तो अगर फ्लो लाइंस की मैं बात करूंगा इस तरीके से और ये इक्विपोटेंशियल लाइन जा रही है मान लो ऐसे,
ठीक है, चलो ये मान लो ये आपके पास फ्लो लाइन है और ये मान लो आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइन है। अभी एक बढ़िया सा डायग्राम और बनाएंगे, फेयर डायग्राम, ठीक है। पहले प्रॉपर्टीज हल्की फुल्की समझ लो, फिर वहां से डायग्रामेटिकली और बढ़िया तरीके से बताऊंगा इसको। तो ये आपके पास फ्लो लाइन है और ये मान लो इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो इस इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर ये इंटरसेक्शन का एक पॉइंट यहां पर आया, एक इंटरसेक्शन का पॉइंट यहां पर आया, एक इंटरसेक्शन का पॉइंट यहां पर आया, ठीक है। अब इसका मतलब है अगर फ्लो यहां से यहां होगा, अगर फ्लो आपके पास यहां से यहां होता है तो कुछ ना कुछ हेड लॉस देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। जितना हेड लॉस यहां देखने को मिला है यहां से यहां आने में, उतना ही सेम हेड लॉस आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि हर एक जितनी जितनी आपके पास फ्लो चैनल आ रहा है, उस फ्लो चैनल्स के अंदर, ये तो फ्लो चैनल हो गए, तो जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आ रहे हैं फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के, अब यहां पर एक यहां से यहां इस फ्लो चैनल के बाउंड्री कंडीशन से फ्लो करने पर यहां पर जितना हेड लॉस एक फ्लो चैनल में होगा, उतना सेम हेड लॉस हर एक फ्लो चैनल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक की बात है। एक प्रॉपर्टी सर ये भी होगी। एक और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि जितने भी फ्लो चैनल्स आपके पास बने, इन सभी फ्लो चैनल में जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो डिस्चार्ज हमेशा क्या रहता है, वो डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब डिस्चार्ज हमेशा सभी फ्लो चैनल्स में से हमेशा बराबर रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है सर, यहां तक की बात भी सही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पॉइंट है सर, जो फ्लो लाइन फ्लो नेट आपके पास होती है, फ्लो नेट का जो डायग्राम बना, मतलब फ्लो नेट का जो डायग्राम पूरा बनता है, आप कोई भी कंडीशन चेंज कर दो, जैसे आप वाटर टेबल को चेंज कर दो, वाटर टेबल को रिवर्स कर दो या चेंज कर दो, परमिबिलिटीज को चेंज कर दो, सॉइल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दो, ठीक है, फ्लो कंडीशंस को चेंज कर दो, कुछ भी कंडीशन जो आपके कंट्रोल में है, अगर वो सारी कंडीशंस आप चेंज कर दोगे, उसके बाद भी किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर सॉइल कंडीशन के लिए, सॉइल मास के लिए फ्लो नेट कभी चेंज नहीं होगा। फ्लो नेट वो का वो रिप्रेजेंटेशन बनेगा। फ्लो नेट सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज होता है जब आपके पास सॉइल की बाउंड्री कंडीशंस चेंज होती हैं। क्या होती हैं? जब सॉइल की बाउंड्री कंडीशंस चेंज होती हैं तभी आपके पास फ्लो नेट चेंज होता है। और यह क्वेश्चन लगभग 4 बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, 4 से 5 बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अलग अलग स्टेट की बात करूंगा कि फ्लो नेट इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ बाउंड्री कंडीशन। और ये लैबोरेटरी डेटा है जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है कि अगर मैं परमिएबिलिटी चेंज कर दूं, कंप्रेसिबिलिटी चेंज कर दूं, डेंसिटी चेंज कर दूं, विस्कोसिटी चेंज कर दूं, या फिर सॉइल की कुछ और प्रॉपर्टी को बदल दूं, तो क्या मेरा फ्लो नेट बदल रहा है क्या? बिल्कुल, फ्लो नेट बिल्कुल नहीं बदलता है। फ्लो नेट सिर्फ एक कंडीशन में बदलेगा, अगर सॉइल की बाउंड्री कंडीशंस को आपने चेंज कर दिया कि मैं सॉइल को यहां से यहां कंसीडर कर रहा हूं, या इस बाउंड्री कंडीशन पर मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट यहां आ रहा है, अगर सॉइल का जो एलिमेंट है उसको आप चेंज कर दोगे, तब बाउंड्री कंडीशंस को अगर आप चेंज कर दोगे, तब आपके पास फ्लो नेट हमेशा चेंज हो जाता है। एक्स और वाई वैल्यूज के ऊपर जनरली फ्लो नेट आपका डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैथमेटिकली भी इसको आपने एक इक्वेशन को डिराइव करके निकाला है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है। तो यहां से चीज पता होनी चाहिए दैट इट इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ बाउंड्री कंडीशंस ओनली, बाउंड्री कंडीशंस ओनली। ठीक है, यहां तक की बात है, ठीक है सर, यहां तक की बात है, ठीक है। एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर फ्लो नेट की, तो जो फ्लो लाइंस होती हैं या फिर इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं, दीज फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस, ये या तो लीनियर रहेंगी या फिर कर्वी लीनियर रहेंगी। और अगर कर्वी लीनियर्स रहती हैं, मतलब कर्व अगर उसके अंदर आता है, तो कर्व हमेशा स्मूथ कर्व होगा। क्या होगा? वो हमेशा आपके पास स्मूथ कर्व होगा। या तो ये लाइंस लीनियर रहेंगी, और या फिर अगर इस तरह से कर्व्ड में रहती हैं तो ये कर्व हमेशा स्मूथ कर्व आपको देखने को मिले। ठीक है, स्मूथ कर्व आपको देखने को मिलेंगे। तो सर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो यहां पर सॉइल की आपके पास फ्लो नेट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक बार तो सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई क्या? एक बार में तो सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो। इसको अभी डायग्राम के फॉर्म में भी समझते हैं। पहले साथ साथ कर चल के एक एक पॉइंट को लिखते चले जाओ, फिर डायग्राम के फॉर्म में बढ़िया तरीके समझेंगे इसको। देखो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है, द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट में सबसे पहला पॉइंट आपके पास हो जाएगा कि द फ्लो लाइंस and equipotential lines, the flow lines and equipotential lines intersect each other
flow lines and equipotential lines intersect each other at 90 डिग्री, ठीक है, at 90 डिग्री और परपेंडिकुलरली, इसको परपेंडिकुलरली भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलरली और ऑर्थोगोनली, परपेंडिकुलरली और ऑर्थोगोनली, ठीक है, तीनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं। 90 डिग्री बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, ऑर्थोगोनल बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा सर, यहां पर फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। बिल्कुल सर सही बात है, इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद देखो कि द एरिया और चैनल between the area or channel between the two flow lines, the area or channel between the two flow lines is known as flow channels. इसको हम बोलते हैं flow channels, is known as flow channels. इनको हम क्या बोलेंगे सर, इनको हम flow channels बोलेंगे, ठीक है, इनको हम बोलेंगे फ्लो चैनल। दो फ्लो लाइंस के बीच में जो एरिया या चैनल आता है उसको हम फ्लो चैनल बोलेंगे, ठीक है। द फील्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय, वो फील्ड, द फील्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ, द फील्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय intersection of two flow lines and two equipotential lines, two flow lines and two equipotential lines is known as flow field. इसको हम बोलते हैं क्या सर, इसको हम बोलते हैं फ्लो फील्ड, इज नोन एज फ्लो फील्ड। ये आपके पास कहलाता है फ्लो फील्ड, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए सर, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा, नेक्स्ट आएगा द एरिया फॉर्म्ड बिटवीन फ्लो लाइन्स, the area formed between flow lines and equipotential lines is generally, ये होता क्या है, is generally an elementary square. ये जनरली क्या रहेगा, एक एलिमेंट्री स्क्वायर रहेगा, एलिमेंट्री स्क्वायर under isotropic conditions, and it is generally, और ये जनरली क्या रहता है, and it is generally rectangle under anisotropic conditions. It is a rectangle under anisotropic conditions. Anisotropic condition में जनरली क्या रहेगा, ये रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर है हमें सर यहां तक तो। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, नेक्स्ट आपके पास रहता है जो डिस्चार्ज आ रहा है बिटवीन इन एवरी फ्लो चैनल, हर एक फ्लो चैनल में जो डिस्चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो द डिस्चार्ज in each flow channel, the discharge in each flow channel is constant. तो वो डिस्चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा हर एक फ्लो चैनल में कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास रहेगा द हेड लॉस between any two, the head loss between any two इक्विपोटेंशियल लाइंस, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में जो हेड लॉस होता है उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इज नोन एज
is known as equipotential drop. इसको क्या बोलते हैं सर? is known as equipotential drop and it remains constant. और ये क्या रहेगा? ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट, ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो वो आपके पास क्या रहेगा? हेड लॉसेस जो कांस्टेंट रहते हैं, डिस्चार्ज आपके पास कांस्टेंट रहता है वहीं पर, ठीक है, डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। और हमने फ्लो कंडीशंस बता दी, कौन सी फ्लो कंडीशन होगी, डिस्चार्ज कैसे रहेगा, किस तरह का डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। यहां पर एक चीज और आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि इफ वी चेंज द सॉइल कंडीशंस, अगर हम सॉइल कंडीशंस, इफ वी चेंज द सॉइल कंडीशंस और एनी अदर प्रॉपर्टी like permeability, ठीक है, like changing the water table, ठीक है, like changing the water table, then flow net will not change. तब आपके पास फ्लो नेट जो आएगा वो चेंज नहीं होगा, देन फ्लो नेट विल नॉट चेंज। इसका मतलब है, एक पॉइंट यहां बहुत क्लियर लिख सकते हो कि दैट मीन्स फ्लो नेट is a unique function of boundary conditions. Flow net is a unique function of boundary conditions and it changes only when boundary conditions of soil is changed. अगर सॉइल की बाउंड्री कंडीशन को चेंज किया जाता है तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप फ्लो नेट को बदल सकते हो या चेंज कर सकते हो, या फ्लो नेट वहां से अफेक्ट हो सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखो ध्यान से समझना इन चीजों को। क्या समझना है सर? एक बार फ्लो लाइंस वगैरह बना के देख लेते हैं किस तरह से है, ठीक है। तो मान लो, चलो एक पॉइंट और था, एक पॉइंट और जो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस दोनों की ही बात हो रही है। तो फ्लो लाइंस, ये पॉइंट भी लिख लो साथ ही साथ, ये मैंने बता भी दिया था आपको। एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस कैन बी लीनियर और curvilinear and the curves will be smooth अगर वो कर्विलीनियर हुई तो कर्व कैसे आएगा? कर्व आपके पास स्मूथ आएगा, स्मूथ कर्व आएगा, ठीक है। जो ये सारी चीजें होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए। अब यहां से देखो, इन प्रॉपर्टीज को ही यूज करके एक बहुत बढ़िया रिलेशन हम निकालेंगे। तो उस रिलेशन के लिए एक बढ़िया सा डायग्राम होना इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर डायग्राम देखते हैं फ्लो नेट का, ठीक है। एक शानदार सा रिलेशन यहां से हमें निकालना है, तो पूरा ध्यान अपना यहीं पर लगा देना। तो मान लिया, देखो ये हमारे पास फ्लो लाइन्स है, लेट मी ड्रॉ दिस एज अ फ्लो लाइन्स। ये मान लिया मेरे पास फ्लो लाइन्स है इस तरह से, ठीक है। अगर ये फ्लो लाइन्स हैं और ये मैं मान लेता हूं कि दीज आर योर इक्विपोटेंशियल लाइन्स। ये क्या है सर? ये हमारे पास है इक्विपोटेंशियल लाइंस। क्या है ये है हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो ये क्या बन गया? ये दिस इज अ फ्लो नेट। क्या बन गया? ये आपके पास फ्लो नेट बन गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्लो लाइंस। ये दोनों मैं लिख देता हूं यहां पर कि दीज टू आर योर फ्लो लाइंस, मतलब ये दो नहीं, ये सारी, ये जितने भी येलो में दिख रही है सारी आपके पास फ्लो लाइंस हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएंगी फ्लो लाइंस, और ये जितनी भी लाइंस यहां दिख रही हैं ये आपके पास क्या हो जाएंगी? ये आपके पास हो जाएंगी इक्विपोटेंशियल लाइंस,
ये आपके पास हो जाएंगी इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, अब ध्यान समझना सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान समझेंगे। यहां पर यहां जो दो फ्लो लाइन जा रही है और दो इक्विपोटेंशियल लाइन जा रही हैं, इसकी वजह से ये जो आपके पास बना, ये आपके पास जो कहलाता है, इसको बोलते हैं हम फ्लो फील्ड। तो देखो सारे डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट भी करते करते चलेंगे, तो ये कहलाता है आपके पास फ्लो फील्ड। ठीक है, ये आपके पास कहलाता है फ्लो फील्ड। अब इस फ्लो फील्ड के अंदर मान लेता हूं ये आपके पास बी लेंथ है और मान लेता हूं ये आपके पास ए लेंथ है। तो जनरली ये जो बीच में रहता है, ये फ्लो फील्ड रहता है, ये जनरली एक तरह का एलिमेंट्री स्क्वायर रहता है। इसका मतलब मैं यहां पर इस चीज को कह सकता हूं कि दैट मीन्स ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी फॉर योर एलिमेंट्री स्क्वायर। क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये सर हमारे पास एक तरह से स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो यहां आपके पास एक तरह का स्क्वायर है ये। अब यहां पर देखोगे, नहीं ये तो हो गया आपके पास फ्लो फील्ड हो गया इस तरह से। ठीक है, अब ये देखो, ये जो चैनल देख पा रहे हो यहां से, ये जो चैनल देख पा रहे हो, ये चैनल आपका क्या कहलाता है? ये चैनल आपका कहलाता है इस तरह से। देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे बना के दिखाता हूं आपको। तो ये जो चैनल आपका कहलाता है, इसको कहते हैं फ्लो चैनल। किसको कहा? फ्लो चैनल। ये आपके पास जो आ रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये आपके पास क्या है? दिस इज अ फ्लो चैनल। ये फ्लो चैनल है, मतलब फ्लो कुछ इसमें इस तरह से हो रहा होगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस विल बी नोन एज योर फ्लो चैनल। दिस विल बी नोन एज योर फ्लो चैनल। तो ये एक चैनल है जो दो फ्लो लाइंस के बीच में है, इसलिए इसको बोलेंगे हम फ्लो चैनल। ठीक है, एक तरह का फ्लो चैनल आपके पास हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। अब इसका मतलब एक और चीज देखो, यहां पर ध्यान से समझना कि अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं ये वाला, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं ए पॉइंट में ले रहा हूं बी, ए वाला। ठीक है, तो ये दोनों ही इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर है क्या? ये दोनों ही इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर है। और मैं एक चीज और मान लेता हूं यहां पर, सर क्या मानेंगे यहां पर? एक चीज मैं और मान लेता हूं कि यहां पर मेरा वाटर टेबल जो है वो कुछ इस वाली लेवल पर है। तो यहां मेरा जो वाटर टेबल है वो यहां कुछ लेवल पर है, और ये दोनों क्या थी? ये दोनों हमारे पास सर थी इक्विपोटेंशियल लाइंस। जितनी भी ब्लू कलर की दिख रही हैं, सारी हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइंस है। अब इक्विपोटेंशियल लाइंस के ऊपर ही अगर आपने दोनों पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया है, तब देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो। यहां पर इसका मतलब है सर कि अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं, अगर मैं यहां पर पीजोमीटर को लगा दूं, कौन सा कलर लें? कलर समझ नहीं आ रहा, इसको ले लेते हैं चलो। अगर मैं यहां पर पीजोमीटर को लगा देता हूं इस वाले पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर पीजोमीटर को लगाया, तो ये कुछ आया, ये कुछ आपको देखने को मिला। सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट के ऊपर पीजोमीटर को लगाऊंगा, तो देखो आपके पास क्या होगा। ये बी पॉइंट के ऊपर पीजोमीटर लगाया इस तरीके से, ये बी पॉइंट के ऊपर पीजोमीटर लगाया आपने। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि अगर आप यहां से देखोगे इसको, अगर आप यहां से देखोगे तो यहां पर ए पॉइंट पे जब पीजोमीटर लगाओगे, तो यहां पर ए पॉइंट पीजोमीटर लगाओगे, तो ये आपका यहां तक राइज कर जाएगा वाटर। दिस वाटर विल राइज अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल फॉर एग्जाम्पल, यहां तक राइज करेगा। फ्लो फील्ड यहां से शुरू ही हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर बी पॉइंट जो दोनों ही सेम इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर हैं, अगर सेम इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर, इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के ऊपर हेड जो है वो हेड आपके पास सेम रहता है। कौन से हेड की बात कर रहा हूं? टोटल हेड की बात कर रहा हूं। द टोटल हेड विल रिमेन सेम। टोटल हेड अगर सेम हो जाएगा तो इसका मतलब कोई फ्लो कंडीशन डेवलप नहीं होती है, तो यहां पर कोई लॉस नहीं होगा। तो यहां पर भी आपके पास क्या रहेगा? ये बी पॉइंट पर भी पानी जो है उसकी हाइट आपके पास सेम रहेगी, इस पर्टिकुलर लेवल पर रहेगी, बिकॉज देयर इज नो फ्लो, बिकॉज दोनों पॉइंट के ऊपर आपके पास जो हेड आया है वो हेड सेम आया है, तो पानी का लेवल यहां तक राइज करेगा सिमिलरली। चलो ठीक है सर, यहां तक की बात तो क्लियर है। अब अगर मैं यहां पे दो पॉइंट्स को और कंसिडर करता हूं, जैसे एक पॉइंट में लेता हूं सी पॉइंट यहां पर, ठीक है, एक पॉइंट सी पॉइंट यहां पर ले लेता हूं, और एक डी पॉइंट में यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, एक सी पॉइंट यहां पर, एक डी पॉइंट यहां पर ले लेता हूं। बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो, सेम टोटल हेड है। ये दो पॉइंट मैंने यहां पर कंसिडर कर लिए। अब इन दो पॉइंट को देखो, इन दो पॉइंट को देखो कैसा होगा कि सर मैं यहां पर अगर मैं पीजोमीटर को पुट ऑन करूंगा, अगर मैं पीजोमीटर को यहां पर पुट ऑन करूंगा इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है? अगर पीजोमीटर को मैं यहां पुट ऑन करूंगा, इसका मतलब है कि ये देखो ए और सी जो है ये फ्लो लाइन के ऊपर है। पॉइंट ए एंड पॉइंट सी एक फ्लो लाइन के ऊपर है। अब फ्लो लाइन के ऊपर है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है क्या
तो यहां से जब यहां तक वाटर फ्लो करेगा तब ये आपके पास क्या आएगा, एक लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम आ रहा है, इसका मतलब कुछ लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है पानी जो है वो कुछ लेवल आपके पास डाउन आ जाए और वाटर आपका यहां तक ही राइज करे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर, और ये जो आपके पास हेड डिफरेंस आएगा इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा एच, इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा एच। अब इस डेल्टा एच को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलते हैं? दिस डेल्टा एच इज नोन एज योर इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। सर इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्यों बोला है? देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि दो इक्विपोटेंशियल के लाइंस के बीच में, एक ये लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक पॉइंट इसके ऊपर, एक पॉइंट इसके ऊपर है, जितना हेड लॉस होता है उस हेड लॉस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। यहां देखो, यहां पर आ जाओ इस कंडीशन के ऊपर, क्या है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप का मतलब? इक्विपोटेंशियल ड्रॉप आपके पास ये रहेगा, ठीक है। एक और पीछे आ जाओ कंडीशन, एक और कंडीशन पीछे आ जाओ, नोन एज फ्लो फील्ड, नोन एज फ्लो फील्ड कहां लिखा है? ये रहा, द हेड लॉस बिटवीन एनी टू इक्विपोटेंशियल लाइन इज नोन एज योर इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो ये दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच का जो हेड लॉस 6 नंबर पॉइंट है उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं बोलता हूं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो डेल्टा एच विल बी नोन एज योर इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। सिमिलरली देखो, सिमिलरली अगर आप यहां पर पीजोमीटर को लगाते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब डी पॉइंट पर अगर आप पीजोमीटर को पुट ऑन करते हो, अगर डी पॉइंट पर आप पीजोमीटर को पुट करते हो इस तरह से, डी पॉइंट पे पीजोमीटर को पुट करते हो इस तरह से, अब जब डी पॉइंट पे पीजोमीटर को पुट करोगे, डी पॉइंट पे पीजोमीटर को पुट करोगे, तब यहां से यहां भी कुछ लॉस होगा क्या? यहां से यहां भी कुछ लॉस होगा, बिल्कुल सर लॉस होगा। इसका मतलब है यहां पर आपके पास जो वाटर है, यहां पर आपके पास जो वाटर है वो कुछ इससे लेवल कम आएगा, लेकिन एक चीज यहां पर समझने वाली है कि ये जितना लेवल ऑफ वाटर वहां से ऊपर से लेके यहां तक गिरा था उतना ही लेवल ऑफ वाटर यहां से यहां तक कम होगा। दैट मींस इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो रहती है वो रहेगी आपके पास कांस्टेंट। तो जितना डेल्टा एच यहां आया उतना ही डेल्टा एच यहां आएगा, उतना ही डेल्टा एच आगे आएगा, उतना ही डेल्टा एच और आगे आएगा। इसका मतलब कम हर बार आपके पास क्या रहने वाला है? इक्विपोटेंशियल ड्रॉप आपके पास कांस्टेंट रहने वाला है। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि यहां तक डेल्टा एच अगर आया तो यहां भी डेल्टा एच आएगा, यहां भी डेल्टा एच आएगा, हर एक में आपके पास दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जितना हेड लॉस हो रहा है वो सारा का सारा हेड लॉस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली एक और बात मैंने बताई थी आपको कि यहां पर हर एक फ्लो चैनल के अंदर जो डिस्चार्ज आता है दैट डिस्चार्ज इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो यहां पर जितना डिस्चार्ज आएगा वो डिस्चार्ज ये आपके पास चाहे ये फ्लो चैनल हो, चाहे ये फ्लो चैनल हो, चाहे ये फ्लो चैनल हो, तीनों फ्लो चैनल अगर जो जितने भी फ्लो चैनल होंगे सब में डिस्चार्ज का रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? बनता हो जल्दी से मुझे यहां तक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं यहां पे, यहां तक समझ में आया? क्लियर बताओ एक बार। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिल्कुल सर, यहां पर एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट और देख सकते हैं हम लोग। क्या देख सकते हैं सर? एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं यहां पर बात करता हूं फ्लो चैनल की, मान लो मैंने ये बोल देता हूं, अगर मान लो मैं ये बोल देता हूं कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, अगर नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स को मैं बोलता हूं एनएफ, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स को बोलता हूं एनएफ। तो फ्लो चैनल काउंट कैसे करते हैं? देखो, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स को अगर मैं बोलता हूं एनएफ, तो दिस इज योर नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स अगर आपके पास एनएफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो यहां पर 3 नंबर ऑफ फ्लो चैनल हैं क्या? ये और ये 3 नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितनी फ्लो लाइंस के बीच में बने हैं? 4 फ्लो लाइंस के बीच में बने क्या? 3 नंबर ऑफ फ्लो चैनल जो है वो 4 फ्लो लाइंस के बीच। सर पॉइंट सी एंड डी में हेड चेंज सेम कैसे आएगा सर? कुमार सोनू क्या करें आपका, बताओ। पॉइंट सी और पॉइंट डी में सेम कैसे आएगा? यही तो बताया मैंने आपको, यही तो प्रॉपर्टी है इसकी।
फ्लो नेट की प्रॉपर्टी यही तो है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो नेट ओनली, कि अगर फ्लो नेट जो इस तरह से बनता है, फ्लो नेट आपके पास बनता ही इस तरह से है कि यहां पर हेड लॉसेस जो आते हैं हर एक पॉइंट के बीच में सेम आते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशंस बनती हैं वो इक्वेशन इस तरह से बनती हैं, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है कि यहां पर हर एक के बीच में जो फ्लो हेड लॉस आते हैं वो सेम आ रहे होते हैं आपके पास, ठीक है, सेम आ रहे होते हैं। चलो ठीक है, अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ फ्लो लाइन, फ्लो चैनल आपके पास इतने हैं, नंबर ऑफ फ्लो चैनल NF है, और नंबर ऑफ फ्लो लाइंस अगर आपके पास N है, ठीक है, N आपके पास नंबर ऑफ फ्लो लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फ्लो लाइंस अगर ये आपके पास N है, ठीक है, अगर आपके पास N है, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कैसे कैलकुलेट कर लोगे, ये आप क्या कर लोगे, क्या नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1, क्या इसको कर लोगे नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1, बिल्कुल ठीक है सर, यहां से बात तो क्लियर हो रही है कि नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1 इसको कर सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1 क्लियर कर सकते हो इसको, क्योंकि आपके पास फ्लो चैनल 3 है, 4 लाइन से बन रहा है। तो सिमिलरली इक्विपोटेंशियल के लिए कर सकते हैं हम, सिमिलरली इक्विपोटेंशियल के लिए कर सकते हैं कि अगर मैं एनडी की बात करूंगा और एनडी को बोलता हूं नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप या नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगर यहां आप नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स आ गया, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स आ जाएगा। तो यहीं से आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, मैं अगर एन डैश बोल देता हूं, एन डैश है आपके पास नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस, इफ एन डैश इज नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस, तब ये भी आपके पास सिमिलर तरीके से हो जाएगा कि सर एन डी विल बी नथिंग बट योर एन डैश -1। ये तो क्लियर सिंपल दिख रहा है, क्लियर सिंपल दिख रहा है कि सर यहां पर भी जो बनेगा 1 2 3 4 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बन रहे हैं, तो अगर मान लो 3 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बने तो 4 आपके पास क्या होंगी, इक्विपोटेंशियल लाइंस होंगी। तो ये आप डायरेक्टली बेसिक सिंपल फॉर्मूले आप देख सकते हो NF और ND के, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज ND और NF, दोनों आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है सर, यहां तक की बातें तो क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब समझना, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हम देखेंगे। क्या डेरिवेशन है सर, देखो ध्यान से, इतना हमें समझ में आया है, क्रिस्टल क्लियर। अब एक फ्लो चैनल है जिसके अंदर से डिस्चार्ज जो जा रहा है वो Q है, एक फ्लो चैनल है, डिस्चार्ज जा रहा है Q, एक फ्लो चैनल है, डिस्चार्ज जा रहा है Q, इस तरह से आपके पास डिस्चार्ज अलग अलग जा रहा है। तो अगर मुझे यहां से टोटल डिस्चार्ज निकालना है, क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है सर टोटल डिस्चार्ज निकालना है। अच्छा, टोटल डिस्चार्ज क्या होगा, अगर मैं एक डिस्चार्ज, मतलब एक चैनल में से डिस्चार्ज आ रहा है, डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू अगर एक चैनल डिस्चार्ज आ रहा है और ये डिस्चार्ज सभी चैनल में कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको नंबर ऑफ फ्लो चैनल से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूं। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, कि सर ये बेसिकली आपके पास डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हो गया, जबकि ये जो डिस्चार्ज डेल्टा क्यू है, दिस इज द डिस्चार्ज इन वन फ्लो चैनल। ये क्या हो गया, दिस इज डिस्चार्ज इन वन फ्लो चैनल। एक फ्लो चैनल में अगर डिस्चार्ज डेल्टा क्यू है तो अगर टोटल नंबर ऑफ फ्लो चैनल NF हो जाएंगे, तो टोटल डिस्चार्ज आपके पास डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई बाय NF हो जाएगा। क्लियर है सर, यहां तक तो बातें क्लियर है। इसी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करो, ये जो टोटल डिस्चार्ज की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, इसी को देखो, अब आप खुद चला के फॉर्मूला बना सकते हो इस तरह का। सर हम खुद कैसे बनाएं, देखो बहुत आराम से। डिस्चार्ज क्या होता है, K मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय A, यही तो होता है। Q इंटू KI, डार्सी लॉ वैलिड है, तो Q मल्टीप्लाई बाय KIA मल्टीप्लाई बाय NF, कहीं भी लिख सकते हो उसको, KIA मल्टीप्लाई बाय NF। सारे कॉन्सेप्ट आपके पास है, सिंपल तरीके से किया जा सकता है। अब यहां देखो, ये अगर मेरे पास आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई बाय I, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है सर, हेड कॉजिंग फ्लो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम, ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हेड कॉजिंग फ्लो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम। हेड कॉजिंग फ्लो क्या है हमारे पास, हेड कॉजिंग फ्लो हमारे पास है, अगर फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इतना डेल्टा एच का डिफरेंस आ रहा है। अगर फ्लो हो रहा है यहां से यहां तक, ये डेल्टा एच का डिफरेंस आ रहा है। अगर फ्लो हो रहा है यहां से यहां तक, तो फिर ये डेल्टा एच का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हेड कॉजिंग फ्लो आपके पास हो जाएगा डेल्टा एच। हेड कॉजिंग फ्लो आपके पास हो जाएगा कितना, डेल्टा एच। सही बात है सर, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो हो गया सर हेड कॉजिंग फ्लो अपॉन लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम। लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम देखो यहां पर,
लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम, यहां से यहां तक क्या आ रहा है, यहां से यहां तक अगर आप आ रहे हो तो ये कितना लेंथ है, बी लेंथ है क्या, फ्लो का डायरेक्शन ऐसा है, तो लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम क्या हो गया, बी हो गया। तो लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम हो गया सर बी, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब एरिया निकालना है, मतलब फ्लो किस किस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है। तो फ्लो आपके पास कौन से क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है, यहां पर देखो ये ए है, ये डिस्टेंस ए है और इनसाइड लेंथ 1 है, तो ए इंटू 1 इस लेंथ इस वाले एरिया से निकल रहा होगा, तो एरिया इंटू 1 यहां से निकल रहा होगा, एरिया इंटू 1 यहां से निकल रहा होगा। और मल्टीप्लाई आपने कर दिया क्या, मल्टीप्लाई आपने कर दिया नंबर ऑफ फ्लो चैनल से। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, डायरेक्टली कर दिया हमने। दैट मीन्स अब यहां पर क्या एक और चीज की जा सकती है, इसको थोड़ा देखो और मॉडिफाई कर दो। यहां से क्या मॉडिफाई किया, और क्या मॉडिफाई करोगे कि अगर हमारे पास मान लो ये नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स हैं और दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में डेल्टा एच का हेड लॉस आ रहा है, और अगर टोटल हेड लॉस जो है उसको मैं मान लेता हूं एच, कैपिटल एच, अगर मैं टोटल हेड लॉस को मान लेता हूं, मतलब मैं बोलता हूं कि एच, कैपिटल एच इज योर टोटल हेड लॉस। अगर ये टोटल हेड लॉस है, स्मॉल डेल्टा एच अगर आपके पास, ये बेसिकली इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल एच आपके पास जो रहेगा दैट विल बी इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल, कितने कितने में होगा। तो यहां पर भी आपके पास ये इक्वेशन बन सकती है, सिंपल सी। अगर यहां से ये इक्वेशन बन गई, इसका मतलब डेल्टा एच को मैं क्या लिख सकता हूं सर, आप डेल्टा एच को लिख सकते हो बहुत आराम से, डेल्टा एच इज बराबर एच बाय एन डी, ये डेल्टा एच बराबर एच बाय एन डी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि के मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच को मैं लिख दूंगा एच बाय एन डी, इसको लिख देता हूं मैं ए बाय बी, और इसको लिख देता हूं एन एफ, इसको लिख देता हूं एन एफ। क्या लिख दिया मैंने, एन एफ लिख दिया। अच्छा ए बाय बी जो है ये तो क्योंकि आपके पास जो फील्ड आ रही है, तो मैं यहां लिख सकता हूं बिकॉज फ्लो फील्ड इज एलिमेंट्री स्क्वायर, क्योंकि आपके पास फ्लो फील्ड जो है वो एक तरह से स्क्वायर है, दैट मींस ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बी, या फिर ए इज इक्वल टू बी आ गया। अगर ए इक्वल टू बी आ गया तो देखो फाइनल डिस्चार्ज क्या लिखा आपने, फाइनल डिस्चार्ज लिख दोगे के एच, ए बाय बी तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय एन एफ बाय एन डी, multiply by NF by ND. This is the total discharge. This is the total discharge that you can calculate from the flow net diagram. तो flow net diagram को यूज करके इस तरह से आप सीपेज डिस्चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हो। ये सीपेज डिस्चार्ज तो है, ये सीपेज डिस्चार्ज तो है कि पानी आपका फ्लो कर रहा है, वाटर आपका फ्लो कर रहा है, और वहां से आपने क्या किया, वहां से आपने इसको निकाल दिया डिस्चार्ज को, तो डिस्चार्ज कैलकुलेशन हो गई आपके पास। दिस इज अ डिस्चार्ज कैलकुलेशन। और यहां पर ये जो फैक्टर आपके पास आ रहा है NF by ND, दिस फैक्टर इज नोन एज योर शेप फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं शेप फैक्टर, ठीक है, दिस इज नोन एज योर शेप फैक्टर। यहां तक समझ में आएगा डेरिवेशन, ये डेरिवेशन समझ में आया, दिस इज नोन एज योर शेप फैक्टर। जल्दी से बता दो डेरिवेशन क्लियर है, कोई डाउट है बताओ जल्दी से इसमें। यहां तक क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है, यस सर ऑल क्लियर। ओके ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया सर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सर। ये फ्लो नेट की बात थी, फ्लो नेट हमने देख लिया, फ्लो नेट से हमने क्या किया, फ्लो नेट को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया यहां पर। और ये फ्लो नेट आपके पास बना किससे होगा, फ्लो नेट आपके पास लाप्लास इक्वेशन के उसके डिफरेंशियल सॉल्यूशन से बेसिकली पूरा फ्लो नेट बन गया। और इक्वेशन देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है बढ़िया तरीके से, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। यहां पर टोटल हेड लॉस तो मैंने बताई दिया आपको क्या होता है, के जो है ये कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है सर, ये हमें पता ही है, ठीक है, तो के तो हमें पता है, दिस इज नथिंग बट योर कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी।
तो K आपके पास होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ फर्दर हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट। सर हमने पढ़ लिया लाप्लास इक्वेशन के बारे में, उसको डिराइव कर लिया। लाप्लास इक्वेशन हमें पता है, लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फ्लो नेट देखने को मिलता है। फ्लो नेट का क्या इक्वेशंस आती हैं या फ्लो नेट से हम कैसे डिराइव कर रहे हैं, तो फ्लो नेट की इक्वेशंस को हमने समझ लिया। अब हमारे पास फ्लो नेट को कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हो उसको हम देखते हैं। व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ फ्लो नेट। अब ये जो चीज है फ्लो नेट के बारे में, फ्लो नेट की एप्लीकेशन के बारे में, यहां से आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि फ्लो नेट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, कि फ्लो नेट क्या क्या कैलकुलेट करने के काम आता है। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करने के काम आता है, तो यहां जितनी जितनी एप्लीकेशंस हम करेंगे वो सारी चीजें कैलकुलेट करने काम आएगा। एक एसएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट फ्लो नेट इज यूज्ड टू कैलकुलेट सीपेज प्रेशर, आपके पास ये परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, एग्जिट ग्रेडियंट, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। इनफैक्ट एएन के एग्जाम में भी वो चीज पूछी गई थी। ठीक है, तो यहीं से देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो पहला एप्लीकेशन आपके पास है कि सीपेज डिस्चार्ज कैलकुलेशन। अभी जो हमने कैलकुलेशन किया था वो एक्चुअली सीपेज डिस्चार्ज कैलकुलेशन ही था, लेकिन वो आपने कैलकुलेट किया था फॉर आइसोट्रॉपिक कंडीशंस। वो किसके लिए कैलकुलेट किया था, फॉर आइसोट्रॉपिक कंडीशंस। लेकिन अगर आपके पास, ध्यान से सुनना इस बात को, लेकिन अगर आपके पास सॉइल मीडियम जो है वो आइसोट्रॉपिक नहीं रहे, सॉइल मीडियम आपके पास अगर एनआइसोट्रॉपिक हो जाए या फिर नॉन आइसोट्रॉपिक हो जाए, तब उस वाले केस के अंदर हम इस तरीके से डिस्चार्ज कैलकुलेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सीपेज डिस्चार्ज को इस तरह से परफॉर्म नहीं किया जाता है। हमें पहले उस सॉइल सेक्शन को, उस सॉइल मीडियम को जो आपके पास एनआइसोट्रॉपिक है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा किसके अंदर, आइसोट्रॉपिक कंडीशन के अंदर, और एक ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन बनाना पड़ेगा। और वो ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन बनाकर आप इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी वहां पर निकालोगे और वहीं इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी से फाइनली डिस्चार्ज की कैलकुलेशन करोगे, उसी इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी से फाइनली डिस्चार्ज की कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, तो सर ये बात हमें क्रिस्टल क्लियर है कि जो फॉर्मूला हमें याद करना था KH मल्टीप्लाई बाय NF बाय ND, ये फॉर्मूला आपके पास है आइसोट्रॉपिक सॉइल कंडीशंस के लिए। लेकिन अगर सॉइल कंडीशन एनआइसोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक हो जाती है तब इसको हम सेम यूज नहीं कर सकते, तब हम इसको चेंज करेंगे और ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन में बदलेंगे और उस ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन को फर्दर यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो यहां पर सीपेज डिस्चार्ज कैलकुलेशन के अंदर, सीपेज डिस्चार्ज कैलकुलेशन में केस 1, पहला केस, तो अभी जो हमने किया कि व्हेन सॉइल इज आइसोट्रॉपिक, तो व्हेन सॉइल इज आइसोट्रॉपिक, पहली कंडीशन तो आपके पास ये हो जाएगी। तो उस समय आपने डिस्चार्ज के सीपेज डिस्चार्ज कैलकुलेशन कर लिया KH NF बाय ND। ठीक है, KH NF बाय ND, तो ये आपने सीपेज डिस्चार्ज इस तरह से कर लिया। पहला केस तो आपने कर लिया व्हेन सॉइल इज आइसोट्रॉपिक, तो KF बराबर ये KH NF बाय ND आपके पास आ गया। लेकिन अगर केस 2 है, जैसे मैंने आपको बताया, केस 2 हो जाएगा कि सीपेज डिस्चार्ज हमें निकालना है when soil is एनआइसोट्रॉपिक, जब सॉइल आपके पास एनआइसोट्रॉपिक रहे या फिर नॉन आइसोट्रॉपिक रहे, तब इस वाली कंडीशंस के अंदर क्या रहेगा, इसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये रहता है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो, आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जब आपके पास सॉइल एनआइसोट्रॉपिक कंडीशन या नॉन आइसोट्रॉपिक कंडीशन में होंगी तब हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आइसोट्रॉपिक कंडीशन के अंदर। कैसे करें कन्वर्ट अभी बताऊंगा, लेकिन पहले समझो कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहां पर देखो इफ द सॉइल मीडियम इज, अगर सॉइल मीडियम, इफ द सॉइल मीडियम इज एनआइसोट्रॉपिक, if the soil medium is anisotrophic or non-isotropic then the soil mass या the soil section, then the soil section will be transformed, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, the soil section will be transformed
will be transformed into isotropic section, will be transformed into isotropic section and seepage discharge will be calculated, और फिर हम seepage discharge निकालेंगे and seepage discharge will be calculated and seepage discharge will be calculated, और सीपेज डिस्चार्ज हम यहां से निकालेंगे उसको कन्वर्ट करके, ट्रांसफॉर्म्ड करके सेक्शन को। ठीक है सर, तो सर ये ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे सेक्शंस को, ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं हम सेक्शन को, देखो ध्यान से समझना है, यहां पर हमें पता है कि फॉर एन आइसोट्रॉपिक कंडीशंस, देखो धीरे धीरे समझना है चीजों को कि कैसे करी जा रही है ये बातें। ठीक है, फॉर एन आइसोट्रॉपिक कंडीशंस, आई थिंक सब क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया तरीके से। अगर मैं एनाइसोट्रॉपिक कंडीशंस की बात करूंगा, मतलब के एक्स के वाई के बराबर नहीं होगा, तो लाप्लास इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। आप सब लोगों को बिल्कुल डेरिवेशन के साथ याद है कि डेल स्क्वायर एच बाय डेल एक्स स्क्वायर और के वाई डेल स्क्वायर एच बाय डेल वाई स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन रहती है अगर मैं एनाइसोट्रॉपिक कंडीशन की बात करता हूं तो। ठीक है सर, बढ़िया बात है। अब क्या करो सर, इसमें से क्या करें हम, इसमें से हम करते हैं कि के वाई को कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, के वाई को कॉमन लोगे तो यहां आपके पास ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एच बाय डेल एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एच बाय डेल वाई स्क्वायर एंड दिस विल बी 0। के वाई कॉमन आया, के वाई कॉमन आके 0 हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, 0 कर देंगे यहां से। इस इक्वेशन को ऐसे इस तरह से चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। फर्दर चेंज कर दो सर, फर्दर चेंज क्या हो गया, डेल स्क्वायर एच बाय डेल एक्स स्क्वायर, इस के एक्स को नीचे ले आओ तो दैट इज के वाई बाय के एक्स, इसको नीचे ले आए हम, और यहां पर आपके पास डेल स्क्वायर एच बाय डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 कर दिया। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो एक जादू करते हैं बढ़िया तरीके से, जादू, मैथमेटिकल जादू। कैसा क्या मैथमेटिकल जादू, देखो अगर इसको मैं इस स्क्वायर के अंदर ले जाऊंगा, अगर इसको मैं स्क्वायर के अंदर ले जाता हूं तो ये बेसिकली अंडर रूट हो जाएगा। क्या अंडर रूट हो जाएगा, that means del square h multiply by del x under root of ky by kx का होल स्क्वायर प्लस del square h divided by del y स्क्वायर का 0, डेल स्क्वायर डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर का 0। सर ये तो बहुत ही बढ़िया जादू है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां से एक चीज पता चल रही है कि अगर इसको मैंने चेंज किया ऐसे, और यहां पर जो अंदर टर्म है इसको मैं बोल देता हूं एक्स टी का स्क्वायर, और इसको मैं बोल देता हूं डेल स्क्वायर एच बाय डेल वाई स्क्वायर, दैट इज 0। तो ये जो एक्स टी आया, दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। ठीक है, दिस इज द dimension of a transformed section, this is dimension of transformed section। ये transformed section की उस डायरेक्शन के अंदर ही वो डायमेंशन आ जाएगी। तो मतलब आपने सेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, यहां पर क्या कर दिया है सर, ट्रांसफॉर्म कर दिया है सेक्शन को। ये आपके पास xt आ गया है। इसका मतलब है कि सर xt जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन आए, रिड्यूस डायमेंशन आई, वो आई x मल्टीप्लाई बाय के वाई बाय के एक्स। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये आप लिख सकते हो इस तरह से कि दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन डायमेंशन, दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन डायमेंशन। और अब जो आपने अगर ये ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन को, डायमेंशन को यूज किया, तब ये जो इक्वेशन बनी, क्या ये एक तरह से आइसोट्रॉपिक की इक्वेशन है? क्या ये एक तरह से आइसोट्रॉपिक की इक्वेशन है? कहां दिख रहा है के एक्स, कहां दिख रहा है के वाई? नहीं दिख रहा। सबको आपने उड़ा उड़ा के क्या किया, सेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया, सेक्शन को चेंज करके इस कंडीशन से इस कंडीशन में आ गए, एन आइसोट्रॉपिक कंडीशन से आइसोट्रॉपिक कंडीशन के अंदर चले गए। इसका मतलब सर ये हो जाएगा कि अब आपने सॉइल को कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, आइसोट्रॉपिक कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका डिस्चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया दिस मीन्स द ट्रांसफॉर्म्ड, this means the transformed section dimension
इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन डायमेंशन है, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन डायमेंशन इज अ रिड्यूस्ड डायमेंशन। मतलब ये क्या हो जाएगा सर, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि ये रिड्यूस्ड डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन घट रही है, कम हो रही है। दिख रहा है सर, यहां से सिंपल दिख रहा है कि ये डायमेंशन थी, यहां से आपके पास अंडर रूट ऑफ ky बाय kx कर दिया, तो डायमेंशन ओवरऑल आपके पास रिड्यूस्ड डायमेंशन देखने को मिल रही है। और यहीं से आपको देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। तो यहां से देखो, इस चीज को आपको नोट में लिखना है। क्या लिखना है सर, कि ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन होता क्या है। ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन वो सेक्शन है जिसकी एक डायमेंशन को आपने कर दिया है फिक्स और दूसरी डायमेंशन को आप रिड्यूस कर देते हो, सच सेक्शन, और उसको आइसोट्रॉपिक बनाने के लिए ऑब्वियसली सच सेक्शन इज नोन एज योर ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। तो यहां पर इसको नोट में भी लिख सकते हो कि सर ट्रांसफॉर्म सेक्शन कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि in order to make a soil section, in order to make a soil section isotropic, in order to make a soil section isotropic, a transformed section is produced with one dimension fixed, and other reduced, एक डायमेंशन को फिक्स करके दूसरे डायमेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। ये आपके पास हो जाता है ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। दिस इज नोन एज योर ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। मतलब देखो, यहां से इसको आप ऐसे ड्रॉ करके भी देखोगे, इसका मतलब आपके पास ये हो जाएगा कि मान लो ये सेक्शन है आपके पास, और यहां पर आपने क्या किया, दिस इज बेसिकली योर वाई। ठीक है, ये आपके पास y हो गया, और यहां पर अगर देखोगे कि ओरिजिनल डायमेंशन ये आ रही है, तो इसको आपने क्या किया, इसको आपने ट्रांसफॉर्म्ड करके ये बना दिया। ठीक है, ये आपने बना दिया ट्रांसफॉर्म्ड करके। तो दिस इज योर xt, और ये हो गया आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। तो ओरिजिनल सेक्शन के एक डायमेंशन को आपने रख लिया फिक्स, दूसरे डायमेंशन कर दिया रिड्यूस्ड, इसको कहलाया जाता है आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। ये इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो आइसोट्रॉपिक बन जाए, और ये आइसोट्रॉपिक बनता कैसे है, वो हमने यहां पर करके बताया आपको। ये इक्वेशन को हमने इस तरह से यूज किया है और इसको आइसोट्रॉपिक बना लिया था। तो ये जो xt आपके पास आ रहा है, वो बेसिकली आ रहा है x मल्टीप्लाई बाय ky और मल्टीप्लाइड बाय kx। ये आपके पास हो जाएगा xt की वैल्यू, ये आपके पास हो जाएगी xt की वैल्यू। ट्रांसफॉर्म सेक्शन समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ यहां पर, ये बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां तक बताओ ट्रांसफॉर्म सेक्शन क्लियर है क्या, ट्रांसफॉर्म सेक्शन क्लियर है, फिर बताओ आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म सेक्शन क्लियर है यहां तक, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब इस ट्रांसफॉर्म सेक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्म सेक्शन को यूज करते हैं किस तरह से सर, देखो बिल्कुल क्लियर है, चलो बढ़िया है सर। अब देखो यहां पर अगर मैं ये कहता हूं इफ आई एम सेइंग कि एक तो आपके पास है नॉर्मल सेक्शन, ठीक है, एक नॉर्मल सेक्शन है, और दूसरा आपके पास है फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। एक नॉर्मल सेक्शन है और सर दूसरा है हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। अच्छा, नॉर्मल सेक्शन का मतलब हो जाएगा कि जो नॉर्मल सेक्शन है, ये नॉर्मल सेक्शन का मतलब है सर इस तरह से है। किस तरह से, इस तरह से, मतलब यहां से देखोगे तो दिस इज परमिएबिलिटी आपके पास x डायरेक्शन में kx,
इस डायरेक्शन में आपके पास परमिबिलिटी के वाई, ठीक है, ये आपके पास होगा इस तरह से के एक्स और के वाई नॉर्मल सेक्शन। और यहां अगर आप देखो तो यहां आपके पास फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल देता हूं इफ दिस इज बी, और इसको मैं बोल देता हूं कि सर ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो जाएगा हमारे पास ए। तो दिस इज योर बेसिकली नॉर्मल सेक्शन, एक नॉर्मल सेक्शन हो गया। अगर मैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन की बात करता हूं तो देखो ट्रांसफॉर्म सेक्शन में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन में क्या होगा, इस डायमेंशन को तो आपने फिक्स कर लिया है सर, ये डायमेंशन तो हमारे पास ए है, एक डायमेंशन को फिक्स कर लो और दूसरी डायमेंशन को चेंज करना है, ठीक है, दूसरी डायमेंशन को चेंज करना है। यहां से देखो इसको मैं कह दूंगा सर के इक्विवेलेंट, इसको बोल दूंगा के इक्विवेलेंट। अरे एसी चला देते हैं, कहां चालू यार, 1 घंटा हो गया इसको, अब चला है ये। तब यहां पर आपके पास के इक्विवेलेंट है और दूसरा ये के इक्विवेलेंट है इस तरह से, ठीक है, ये दो आपके पास के इक्विवेलेंट इस तरह से। मतलब क्या किया आपने, ट्रांसफॉर्म सेक्शन को आइसोट्रोपिक बना दिया। क्या इस सेक्शन को क्या किया आपने, आइसोट्रोपिक बना दिया। आइसोट्रोपिक बना दोगे तो के इक्विवेलेंट इस डायरेक्शन में, इस दोनों डायरेक्शन में क्या आएंगे, दोनों डायरेक्शन में आपके पास सेम आएंगे, दैट इज के इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट। लेकिन सर ये डायमेंशन क्या आएगा, रिड्यूस डायमेंशन। रिड्यूस डायमेंशन तो देखो, रिड्यूस डायमेंशन हम कुछ इस तरह से लिख पा रहे थे क्या, कि यहां पर दिस इज के वाई डिवाइडेड बाय के एक्स। तो ये जो डायमेंशन आपके पास आया, एक्चुअल को चेंज किया था आपने, तो ये डायमेंशन आपके पास आएगा दिस एक्स टी मल्टीप्लाई बाय के एक्स बाय के वाई, ठीक है, एक्स टी मल्टीप्लाई बाय के एक्स बाय के वाई, के एक्स बाय के वाई, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां आपके पास आ जाएगा ये जो एक्स टी मतलब बी, इस वाले केस में कितना आ रहा है, इस वाले केस में बी आ रहा है, दैट इज बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ के एक्स बाय के वाई, बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ के एक्स बाय के वाई। तो सेक्शन को हमने सर इस तरह से बना दिया। अच्छा, सेक्शन नॉर्मल हो या ट्रांसफॉर्म्ड हो, दोनों ही सेक्शन, कुछ भी सेक्शन हो, डिस्चार्ज तो सेम आएगा। तो डिस्चार्ज दोनों में सेम आएगा। तो ध्यान से देखना यहां पर, ध्यान से देखना यहां पर कि डिस्चार्ज ऑब्टेन्ड फ्रॉम both the sections, discharge obtained from both the sections will be same। दोनों में सेम होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है सर। दोनों में आपके पास क्या रहना चाहिए, दोनों में आपके पास सेम रहना चाहिए। तो दोनों में आपके पास सेम रहेगा कि डिस्चार्ज ऑब्टेन्ड जो है दोनों के अंदर आपके पास सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब है कि डिस्चार्ज यहां पर देखोगे तो दिस इज के आई ए इक्वल टू के आई ए, ठीक है। दोनों को आपको बराबर करना है, दोनों आपको क्या करना है, क्या कह रहे हो, नॉर्मल सेक्शन तो स्क्वायर सेक्शन है ना, नॉर्मल सेक्शन तो स्क्वायर सेक्शन है। अरे हाँ, तो नॉर्मल सेक्शन देखो, दोनों आपका सेक्शन तो आप कैसा भी ले सकते हो, आप स्क्वायर भी ले सकते हो और आप क्या ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो, और आप इसको ट्रांसफॉर्म सेक्शन भी ले सकते, दोनों सेक्शन ले सकते हो, ठीक है, दोनों सेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर इस तरह से आप देखोगे, चलो ठीक है, इसने आपने क्या किया होगा, यहां पर तो मैंने ट्रांसफॉर्म्ड की इक्वेशन लिखी है, ठीक है, यहां पे आपने ट्रांसफॉर्म्ड की इक्वेशन लिखी है। तो मान लो ये इक्वेशन आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड है, इसको मैं बी ले लेता हूं, इसको बी ही रखते हैं, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। यहीं पर अगर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन को बी लिख दिया तो ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास बी मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई आ जाएगा क्या। तो यहां ओरिजिनल वाले की जगह आप क्या कर दो, इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर दो कि सर ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन को अगर आपने बी लिखा था तो इसको आप लिख सकते हो बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ के एक्स बाय के वाई, बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ के एक्स बाय के वाई, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब इसका मतलब देखो, इस डायरेक्शन में इसको फ्लो को देखता हूं, मतलब एक डायरेक्शन में मैं फ्लो को देख रहा हूं एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो मैं इसको लिख रहा हूं के एक्स आई एक्स और ये एरिया, और यहां आपके पास देखोगे तो दिस इज के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय आई, जो भी इस डायरेक्शन में होगा, और मल्टीप्लाई बाय एरिया, मल्टीप्लाई बाय एरिया। यहां पर देखो ध्यान से कि इसको मैंने लिखा है सर के एक्स मल्टीप्लाई बाय आई एक्स। आई एक्स का मतलब क्या है, आई एक्स आपके पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम। तो हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम। तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने मान लिया दिस इज हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम। तो लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम है सर बी अंडर रूट ऑफ के एक्स बाय के वाई। और एरिया क्या है सर हमारे पास, एरिया क्या है, एरिया है ए इंटू वन। एरिया क्या है, एरिया है सर ए इंटू वन। तो दोनों में डिस्चार्ज को मैंने बराबर कर दिया है। यहां से के इक्विवेलेंट लिखेंगे, दिस इज डेल्टा एच डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम, यहां पर बी हो गया ट्रांसफॉर्म्ड के अंदर, और एरिया आ गया आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय वन। तो दोनों को आपने क्या किया सर, दोनों को बराबर कर दिया।
इसका मतलब डेल्टा एच को डेल्टा एच से कैंसिल आउट कर दो, इस बी को इस बी से कैंसिल आउट कर दो, ये एरिया आपका टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। क्या इक्वेशन देखने को मिल रही है सर कि के एक्स डिवाइडेड बाय दिस, देखो ध्यान से, यहां से इक्वेशन देखने को मिल रही है कि के एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ के एक्स बाय के वाई एंड दिस इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट, ये होता है आपके पास इक्वेशन, दिस इज के इक्विवेलेंट। तो यहां से इसको सॉल्व करो, के वाई अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, तो ये अंडर रूट ऑफ के एक्स मल्टीप्लाई बाय के वाई एंड दैट बिकम्स इक्वल टू के इक्विवेलेंट, दैट बिकम्स इक्वल टू के इक्विवेलेंट। तो ये बन गया क्या आपके पास के इक्विवेलेंट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन का भी। और ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन मतलब आपने एनआइसोट्रॉपिक सॉइल ली थी, उसका ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन बनाया, उसको मैंने ए और बी मान लिया। यहां से आप देखो ट्रांसफॉर्म सेक्शन के डायमेंशन को एक्स मल्टीप्लाई बाय के वाई बाय के एक्स लिख सकते थे। ये आपके पास ओरिजिनल सेक्शन डायमेंशन है, इसको ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में ऐसे लिख लिया। अगर ट्रांसफॉर्म को बी मान लिया तो ओरिजिनल डायमेंशन आपके पास ये हो गई। इस सेक्शन को यहां पर एज इट इज यूज कर लिया। एक डायमेंशन फिक्स रखोगे, दूसरे को चेंज करोगे, लेकिन डिस्चार्ज दोनों में सेम आएगा। एक डायरेक्शन के अंदर आपने डिस्चार्ज को कैलकुलेट किया है, डिस्चार्ज यहां लिख दोगे के एक्स आई एक्स इंटू ए बराबर के इक्विवेलेंट बराबर दिस, सबको बराबर कर दो, एक आपके पास सिंपल फाइनल इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट इज के इक्विवेलेंट बराबर अंडर रूट ऑफ के एक्स मल्टीप्लाई बाय के वाई। ये आ गया सर। इसका मतलब है कि डिस्चार्ज अब यहां से क्या निकाल सकते हो, डिस्चार्ज अब यहां से निकाल सकते हो कि सर दिस विल बी योर के इक्विवेलेंट एच एन एफ बाय एन डी, के इक्विवेलेंट एच एन एफ बाय एन डी। और ये जो एन एफ बाय एन डी जो आएगा, ये एन एफ बाय एन डी किसका आएगा, ये एन एफ बाय एन डी आपके पास आएगा ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन का। ये एन एफ बाय एन डी किसका आएगा सर, दिस विल बी ऑफ योर ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। इस तरह से क्या कर सकते हो आप, यू कैन कैलकुलेट द इक्वेशन, यू कैन कैलकुलेट द इक्वेशन। सर दोनों का एरिया सेम कैसे है, ये देखो यहां पे खुशबू कुमारी, देखो यहां पर कैसे एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम कैसे हुआ कि यार फ्लो माना है मैंने एक्स डायरेक्शन के अंदर, क्या माना है, फ्लो माना है मैंने इस डायरेक्शन के अंदर, तो लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम तो ये रहा। ट्रांसफॉर्म सेक्शन का मतलब होता है एक डायमेंशन फिक्स, दूसरा डायमेंशन छोटा, एक डायमेंशन फिक्स, दूसरा डायमेंशन छोटा, ठीक है खुशबू, एक डायमेंशन फिक्स, दूसरा छोटा। तो ये डायमेंशन फिक्स है कौन सा वाला, ये ए और ये ए, ये डायमेंशन फिक्स है, ये डायमेंशन आपके पास स्मॉल हो जाएगा, तो ये डायमेंशन स्मॉल हो गया। अब आपने फ्लो लिया इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में फ्लो लिया, तो एरिया कौन सा आया, ये मल्टीप्लाई बाय इनसाइड लेंथ, मतलब ये जो देखो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से बन रहा होगा और फ्लो इसके बाहर निकल रहा होगा, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा, ये आपके पास एरिया आ जाएगा इस तरह से। तो a मल्टीप्लाई बाय 1, सिमिलरली क्योंकि ये डायमेंशन आपने फिक्स किया था, तो a मल्टीप्लाई बाय 1, दोनों का एरिया क्या हो गया, दोनों का एरिया सेम हो गया। कौन सा एरिया, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है वो एरिया, सेक्शन का एरिया नहीं माना अभी तक, ये दो सेक्शन का एरिया बराबर नहीं किया है, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर सेक्शन का एरिया बराबर कैसे कर दिया, जब एक सेक्शन छोटा हो रहा है दूसरा बड़ा हो रहा है तो दोनों का कैसे बराबर चेंज हो गया, ठीक है, तो वहां पर नहीं होता है, ठीक है ना, तो वहां पर नहीं होगा। ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये बेसिकली आपने वो एक डायमेंशन को कवर किया है, उस एक डायमेंशन से आप देख सकते हो कि सर बराबर आपके पास यहां आ जाएगा। क्लियर है खुशबू, जल्दी बताओ इसको, क्लियर है यहां तक। तो ये आपके पास बन जाएगा इस तरीके से, क्या बन जाएगा सर, दिस इज के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय एन एफ बाय एन डी। ओके, यस लिखा हुआ है सेम, दिस इज सेम, ठीक है। अब देखो सर एक चीज और हम यहां पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, कि मैं इसको अगर एक चीज और आप यहां पर नोट में देख सकते हो, क्या देख सकते हैं नोट के अंदर, एक चीज हम यहां पर नोट में देख सकते हैं, क्या कि अगर आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, क्या ट्रांसफॉर्म किया है, सेक्शन को अगर आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर सेक्शन आपके पास एन आइसोट्रॉपिक होगा, इफ सेक्शन इज एन आइसोट्रॉपिक, तब आपके पास ये जो फ्लो लाइंस हैं और इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं उससे बनने वाला बीच में जो फ्लो फील्ड होगा, वो अगर आपके पास सेक्शन आइसोट्रॉपिक होता है तब वो फ्लो फील्ड स्क्वायर रहता है, ठीक है, तब वो फ्लो फील्ड स्क्वायर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास
एनआइसोट्रॉपिक कंडीशन से आपने उसको ट्रांसफॉर्म करके आइसोट्रॉपिक में कन्वर्ट कर दिया, तो क्योंकि एनआइसोट्रॉपिक में वो स्क्वायर नहीं था, लेकिन जब ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा तब वो आपके पास क्या हो जाएगा, तब आपके पास वो उसका एलिमेंट्री स्क्वायर बन जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। हमें पता है कि अंडर एन आइसोट्रॉपिक कंडीशन, इस पॉइंट को यहां मेंशन कर सकते हो कि अंडर एन आइसोट्रॉपिक कंडीशंस, अंडर एन आइसोट्रॉपिक कंडीशंस क्या हो रहा है, द फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स, द फ्लो लाइन्स अंडर एन आइसोट्रॉपिक कंडीशंस, the flow lines and equipotential lines will form a rectangular flow field, but if section is transformed, but if section is transformed, then it will be elementary square। तब वो क्या कहलाएगा, तब वो हो जाएगा सर हमारे पास elementary square, then that will become your elementary square। तो यहां तक कंडीशन क्लियर है, यहां तक की कंडीशंस क्लियर है, जल्दी से बता दो। यहां तक कंडीशंस क्लियर, रेक्टेंगल होगा, नॉर्मली रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, अदरवाइज आपके पास क्या रहेगा, अदरवाइज ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा अगर इसको ट्रांसफॉर्म करोगे। बताओ सर, अब प्लीज सर बहुत भूख लगी है। अरे मेरी तो तबीयत ही खराब है यार, मेरी तो तबीयत भी खराब है। बताओ, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, ऐसा हो सकता है चक्कर वक्कर आ जाए, वो लेवल है अभी तो, बिल्कुल एनर्जी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जब, क्योंकि हम स्क्रीन के सामने बहुत रहते हैं ना, लाइट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और बोर्ड वगैरह, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बोर्ड भी काफ़ी हीटअप करता है, इस वजह से एसी वगैरह लगाया होता है रूम्स के अंदर। और अभी 1.5 घंटे से इसने एसी बंद कर दिया, नालायक है ये, 1.5 घंटे से एसी बंद है, इस वजह चक्कर में ये हीटअप करता है पीछे से, ठीक है, हीटअप करता है तो बहुत गर्मी हो जाती है, और बाहर जाओगे तो एकदम एसी बहुत चिल्ड है। तो ओवरऑल होता क्या है, इससे बार बार बहुत सारी फैकल्टीज़ की तबीयत भी जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तबीयत खराब होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है। और फिर अगर आप नींद नहीं लेते हो, अगर आपकी नींद जो वैसे ही मैं बहुत कम लेता हूँ, ठीक है, वैसे ही मैं बहुत कम लेता हूँ, लेकिन उसमें भी अगर वो चीज़ भी मिस हो जाती है किसी कारणवश, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ओवरऑल, ठीक है, तो ओवरऑल काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस वाले केस के अंदर। तो इस वजह से आज वही प्रॉब्लम हो रही है, आपको खाने की पड़ी है, मेरी तो एनर्जी ख़त्म है बॉडी के अंदर। लेकिन क्योंकि क्लास जो है वो क्लास चलती रहनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपका समय इंपॉर्टेंट है, बस उसीलिए मैंने सोचा कि क्लास, अगर मैं ऑफिस आ ही गया हूँ तो क्लास तो आप करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो आई थिंक आज की क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट आई थिंक सारे समझ में आए होंगे, जितने भी बढ़िया से कॉन्सेप्ट, अच्छे से कॉन्सेप्ट है, देखो मज़ा आता है इन चीज़ों के अंदर, है ना। और आ जाओ नेक्स्ट को, एक और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फटाफट, अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। अपलिफ्ट प्रेशर, देखो 7 मिनट बचे हैं आपके पास, अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में कर लेते हैं। शाम की क्लास होगी, शाम की क्लास के बारे में बता दूंगा यार, ठीक है। अभी अगर उतनी एनर्जी रही कि इवनिंग की क्लास कर पाए तो मैं बता दूंगा, है ना, तो मैं आपको बता दूंगा उस क्या सिस्टम जैसा है। और अगर नहीं हो पाई तो फिर देखते हैं उसको, फिर कभी एक्स्ट्रा क्लास लेकर आएंगे। हाँ, लेकिन अगर जितना कोशिश होगी, जितनी अगर थोड़ी सी भी एनर्जी बची तो बिल्कुल क्लास शाम की करेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। दैट विल बी, वो मैं टेलीग्राम के थ्रू बता दूंगा, या फिर जैसे भी होगा नोटिफिकेशन बता दूंगा मैं आपको। चलो ठीक है, चलो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, पहले ध्यान से समझना इस चीज को। अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेशन, ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेशन। कितने, 6 मिनट बचे हैं ना, 6 मिनट बचे हैं, ओके। नहीं, 6 मिनट में हो तो नहीं पाएगा वैसे, अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेशन 6 मिनट में हो तो नहीं पाएगा, आगे क्लास भी है, ओके। अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेशंस, नहीं,
नहीं कुमार सोनू 2 घंटे, हाँ ये मैं भी सोच रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है, देखते हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है। वैसे भी अपलिफ्ट वाला पूरा हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट क्लास है क्या, नेक्स्ट क्लास भी अभी हाथों हाथ शेड्यूल्ड ही है 2 मिनट के अंदर, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर अगर इवनिंग के अंदर मिलते हैं, बताता हूं मैं जैसे भी जो भी होगा आपको, ठीक है, कवर कर दिया जाएगा। जब तक आप रिवाइज करो बढ़िया तरीके से, कुछ भी बैकलॉग नहीं रखना है, सब चीजें खत्म करो, ठीक है। रिविजन साथ साथ करते चले जाओ, हर चीज को बहुत प्रॉपरली आपको पढ़ना है। डेरिवेशंस को बढ़िया तरीके से समझना। अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेशंस को हम पढ़ेंगे, डायग्राम वगैरह बनाएंगे। अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेशन, अपलिफ्ट प्रेशर होता किसके अंदर है, संदीप हेम्ब्रे ने इंट्रोडक्शन दे दें, बिल्कुल देखो, ठीक है। अपलिफ्ट प्रेशर के अंदर आप क्या कर सकते हो कि प्रेशर जो बेसिकली अपवर्ड फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से आपके पास डैम के ऊपर प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर वेरिएशन को हम हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे फ्लो नेट को यूज करके। तो फ्लो नेट के अलग अलग चीजों को हम यहां पर बातचीत करेंगे, ठीक है। फ्लो नेट के अलग अलग और भी जो एप्लीकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर इवनिंग के अंदर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जरूर 2 घंटे या जो 2.5 घंटे की जो भी क्लास होगी या 2 घंटे क्लास होगी देखेंगे। उतना लंबा एक्सटेंड करने की मुझे लगता नहीं एनर्जी बचेगी, लेकिन चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, टिल देन टेक केयर, ऑल्सो यू ऑल्सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल। और मिलते हैं वापस से इवनिंग के अंदर या फिर कल सुबह, जैसा भी होगा आपको कन्वे कर दिया जाए। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल्सो, थैंक यू, बाय।